नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं फेशियल पैरालिसिस के प्रोग्राम को, बेल्स पल्सी के प्रोग्राम को। अब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोटोकॉल सीख लिया, कैसे ट्रीटमेंट करना है। हमने स्टेप सीख लिया कैसे करना है। हमने पॉइंट सीख लिए कैसे करना है। हमने थ्रू टू थ्रू टेक्निक और डायरेक्शन सीख लिया। अब डायरेक्शन में और अच्छे रिजल्ट देने के लिए हम लोगों ने मसल भी सीख लिया, नर्व भी सीख लिया, न्यूरो के इफेक्ट भी सीख लिए, और प्रॉपर फिजिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं, डायग्नोसिस होते हैं, वो भी हमने देख लिया। आज हम एडवांस, चूंकि एडवांस कवर नहीं करना था लेकिन फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको और अच्छे से कर सकें। तो आज एडवांस वर्जन जो एक्यूपंक्चर का है उस पर हम बात करेंगे कि कंबाइनेशन हम कैसे बनाएंगे और निडल के डायरेक्शन पे अच्छे तरह से मेहनत कैसे करेंगे। तो हम स्लाइड्स के मार्फत उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल आप लोग दिल्ली और बॉम्बे में कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और ये नोट्स वगैरह भी जो क्लास में मौजूद रहेंगे उनको मैं ये स्लाइड से दे देता। और जो क्लास में मौजूद नहीं रहेंगे उनको वीडियो मिलेगा। जो वेल्स पॉल्सी के सारे साइन एंड सिम्टम्स है आपको रिमाइंड करने के लिए मैं दे रही हूँ। इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। डायरेक्ट हम चलते हैं एक्यूपंक्चर नीडलिंग टेक्निक्स पे। तो एक्यूपंक्चर नीडलिंग टेक्निक में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा उस चीजों को समझ जाते हैं कि प्रोटोकॉल में आगे चल के, क्योंकि लोगों के सवाल होते हैं सर पहले दिन हमने परपेंडिकुलर नीडल लगा दिया, दूसरे दिन हमने टूवर्ड्स लगा दिया, उसके बाद उसी पॉइंट से और अच्छे रिजल्ट कैसे लें। प्राय लोग सवाल दूसरा पूछते हैं, वो ये पूछते हैं सर और कौन कौन सा पॉइंट लगाएं। मैं कहता हूं कि हर पॉइंट में ताकत है, आपको उस पॉइंट से काम लेना आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट से काम लेना आना चाहिए उस पर आज हम फोकस करेंगे कि एक पॉइंट ही 10 प्रकार से रिजल्ट कैसे आपका बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा इनके एंगल को, निडलिंग के डेप्थ को, निडलिंग के डायरेक्शन को, उनके ची को पंचर को, उनके मैनुअल तरीकों को, मशीन के तरीकों को थोड़ा सा आज हम समझते हैं। और पॉइंट के कंबाइनेशन हम आपको बताते चलते हैं। तो ये कंबाइनेशन बड़े पावरफुल होते हैं। तो इन कंबाइनेशन में तीसरे कंबाइनेशन की जरूरत लगभग नहीं होती है। तो यहाँ पेयर में मैं आपको बताऊंगा कि एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट की मदद आपको कैसे लेनी है। बिल्कुल ये ऐसा है कि जैसे किसी पुलिस थाना में कोई बदमाशी हो जाए, उसके पास फोर्स कम हो जाए, तो आसपास के थाने की पुलिस को वो बुला लिया करता है। वैसे ही आपको क्या करना है, हर पॉइंट के साथ वैसे करना है कि उससे उसके आसपास के पॉइंट को कैसे मिलाकर एक से एक दो नहीं बल्कि एक से एक 11 बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा ताइयांग की बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा ताइयांग की निडलिंग का डायरेक्शन होगा हमारा स्टमक 4 की तरफ। ये हो गया टेक्निक नंबर 1। और टेक्निक नंबर 2 में हम एक्स्ट्रा ताइयांग की निडलिंग करेंगे स्टमक 6 की तरफ। तो ये हो गया वन प्रोटोकॉल। तो एक्स्ट्रा ताइयांग पे हमने पहले सीखा था कि हमको ऑब्लिक निडलिंग करनी है। अब हम थ्रू टू थ्रू टेक्निक उसके बाद सीख लिए। अब रिजल्ट के कॉम्बाइनेशंस पे काम कैसे करेंगे और दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला के एक से एक 11 कैसे बनाएंगे उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट के दो प्रोटोकॉल, एक हो गया एक्स्ट्रा ताइयांग से स्टोमाक 4 की तरफ निडलिंग और एक्स्ट्रा ताइयांग से स्टोमाक 6 की तरफ निडलिंग। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, एक्स्ट्रा थाइयांग, स्टमक 4 और स्टमक 6। इन तीनों को हम 2 दिन में इस्तेमाल करते हैं। पहले दिन हम एक्स्ट्रा थाइयांग और स्टमक 4 को लेंगे, दूसरा दिन एक्स्ट्रा थाइयांग और स्टमक 6 को लेंगे। और अगर पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स से देखते हुए हम फैसला करके इन दोनों को भी ले सकते हैं। लेने के पीछे की कुछ वजह आपको मालूम होनी चाहिए कि तीनों मिलकर क्यों ताकतवर बनते हैं। क्योंकि इट कुड इनहेंस द फेशियल नर्व कंडक्शन फंक्शन एंड माइक्रो सर्कुलेशन, यानी जो अति सूक्ष्म सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है और नर्व कंडक्शन फंक्शन को बढ़ाता है। याद रखिएगा, पेशेंट पैरालिसिस में जब नर्व के टेस्टिंग करते हैं तो हम नर्व कंडक्शन फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। तो वो जो होता है रिपोर्ट उसको ये दुरुस्त करता है। और ज्यादा करके हम लोग नर्व के ऊपर ही काम कर रहे हैं बेल्स पल्स में। दूसरी बात होती है ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है ताकि आपके चेहरे पे भी ग्लो आता है, मसल के फंक्शंस रिस्टोर होते हैं और आप पहले जैसे होते हैं। इसके अलावा फेशियल नर्व फंक्शन को बूस्ट करता है। जब फेशियल नर्व फंक्शन को बूस्ट करेगा तो सीधी सी बात है बेल्स पल्सी की वजह को हम ठीक कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस यानी बेल्स पल्सी के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसमें यह रिकवरी करवाता है। तो ये सारे पॉइंट कुल मिला के चेहरे के सारे एस्पेक्ट को टच करता है।
जो बेल्स पल्सी में होते हैं। एक ओपनचर नीडलिंग के बारे में हम दोनों बातें जानेंगे, बेल्स पल्सी पे भी और फेशियल ब्यूटी पे भी, दोनों के तरीके मैं क्लास में अलग अलग आप लोगों को बता चुका हूँ। और क्लास से पहले 35,000 के प्रोग्राम मैं सबको फ्री में दे चुका हूँ स्लाइड्स के माध्यम से, तो वो सारे को वापस देख लीजिएगा। उसमें पॉइंट की डिटेलिंग बहुत ज्यादा विस्तार से दी हुई है, तो उन सबको आप दोबारा देख लीजिएगा। तो टेक्निक नंबर 1 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टेक्निक नंबर 1 पे फेशियल पैरालिसिस पे और फेशियल ब्यूटी पे हम एक्स्ट्रा ताइयांग के उपयोग के बारे में बता चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं इसलिए इस पॉइंट को वापस दोहरा देते हैं ताकि आपके दिमाग में रच बस जाएगी। तो पॉइंट की लोकेशन एक्स्ट्रा ताइयांग की बड़ी आसान है, लेकिन यहाँ पर हम अब कुछ एडवांस बातें जानेंगे। एडवांस बातें जानेंगे, देखिए यहाँ पर हमने 4 डॉट्स बनाए हैं, तो आप लोग अब अपने दिमाग में ये डालिए, ये चारों पॉइंट के लोकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों आपके रिजल्ट को बनाएंगे। लेकिन इसमें सिंपल निडलिंग नहीं होगी, यहाँ पर स्पेशल टेक्निक की निडलिंग होगी। तो इसलिए आज हम लोग ये सीखेंगे कि इनका सबसे पहले प्रॉपर लोकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सेंजाओ 23, GB1, ताइयांग और एक्स्ट्रा 8 हमने दिया है, लेकिन बात अभी ताइयांग की हो रही है। तो ये लेटरल एक्सट्रीमिटी ऑफ द आईब्रो, आईब्रो जहां पर डाउन होता है कान की तरफ, उधर की बात हो रही है। और आउटर कैंथस ऑफ द आई, जब आपके आंख पे आप जब उंगली रखेंगे तो आप के कोने पर जहां पर बोन टच होता है, बोन के ठीक पीछे मस्कुलर पार्ट पे आपका GB1 होगा। सेंजाओ 23 और GB1 जस्ट ऊपर और नीचे, लगभग लगभग ऊपर नीचे होते हैं। तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की लोकेशन भी अच्छी तरह जान सकते हैं। और GB1 से वन थम या वन चून लेटरल यानी बाहर की तरफ आपको ताइयांग पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट जो मिलके एल जैसा बनता है, तो आपको दिमाग में एल रखना है, तो आपको तीनों पॉइंट मिल जाएगा। और कान के ऊपर 1.5 जून पे GB8 है ही, लेकिन GB8 की दूसरी चीजों को भी जानना जरूरी है, उसके रूट को जानना जरूरी है, क्योंकि जीबी के हम दो महत्वपूर्ण पॉइंट लेते हैं, GB14 और एक GB8। लेकिन GB14 और GB8 खुद काम नहीं करता है, बल्कि ये दूसरों को काम करने में जबरदस्त मदद करता है। ये जिसके साथ हो जाता है, जैसे महाभारत में कृष्ण जिसके साथ हो गए तो पांडवों की जीत हो गई, तो ये जिस पॉइंट के साथ हो जाएंगे वहां पर जीत हो जाएगी। तो ये दोनों की ताकत पहले हम समझेंगे कि ये दो क्यों इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये एल सेट में सेंजर 23, GB1 और ताइयांग, ये तीन का प्रयोग हम करेंगे। तो एक्स्ट्रा ताइयांग की लोकेशंस आपको वापस दिखा देता हूँ। यह डॉट से भी आप ध्यान दीजिए, पीले डॉट के ऊपर। इसके बाद एक्स्ट्रा ताइयांग की जो लोकेशन है, इसका अच्छे से लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत सारे ब्यूटी के काम में आता है। हम क्रॉ फिट ठीक करने के लिए लेते हैं, रिंकल्स के लिए लेते हैं, फ्रॉन लाइंस के लिए लेते हैं, फेस अपलिफ्ट करने के लिए लेते हैं, आईब्रो अपलिफ्ट के लिए करने के लिए लेते हैं, साइड में जो झुर्रियां आ जाती है, बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं, चिक आ जाते हैं, उसके लिए लेते हैं। तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिर्फ पॉइंट लगाने से नहीं होगा। दो बातें इसमें बहुत जरूरी होती है, इसकी टेक्निक कौन सी इस्तेमाल हुई, इसका डायरेक्शन कौन सा इस्तेमाल हुआ, इसकी डेप्थ क्या इस्तेमाल हुई, कौन से प्रकार के निडल का इस्तेमाल हुआ, कितना रिटेंशन हुआ, किस तरह से स्टिमुलेशन हुआ और किस तरह के कंबाइनेशन के साथ इस्तेमाल हुआ, उस पर रिजल्ट होता है। ये बातें किताबों में नहीं होती। तो हम लोगों को अब क्या करना है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन का तरीका बड़ा आसान सा है, वो वन थंब जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो अब ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा पाइयांग की, बाकी पॉइंट पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, जिधर इफेक्ट होता है हम उधर ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो सारे पॉइंट डिजिटल पॉइंट के अलावा जो चेहरे पे होंगे वो उसी पार्ट पे इस्तेमाल होगा जिस पार्ट पे फेशियल पैरालिसिस हुआ है या बेल पल्सी हुई है। तो एक्स्ट्रा ट्राइंगल वन थंब आपको आउटर कैंपस ऑफ द आई और आईब्रो के मिडल से आपको थोड़ा सा मस्कुलर पार्ट पे लेना है। यहाँ पे एक होलो एरिया आपको मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो इस डॉट से मैंने ये दिखा दिया। यहाँ पर अब आते हैं इसके प्रयोग के बारे में। तो जो लोग ब्यूटी में, चूंकि ये स्टॉक का है, लेकिन आप लोगों सब अच्छे लोग हैं और पुराने लोग हैं, इसको मैं थोड़े ब्यूटी के और सुपर एडवांस चीज बता देता हूँ। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये ताइयांग का है, लेकिन ताइयांग तो एक पॉइंट है, हम 3 क्यों ले रहे हैं ये बातें मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जब भी काम करें, क्रॉफिट पे काम करें, तो याद रखिएगा क्रॉफिट की जो रिंकल जैसी लाइन होती है, उसके नीचे सुपरफिशियल सब कुटिनियस निडलिंग करना है।
और वो डिपेंड करेगा कि कितने दूर तक वो रिंकल्स है, उसके हिसाब से निडल की साइज तय होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी निडल, मैं बार बार सावधान कर रहा हूँ, इसके खास मायने हैं। इसमें कॉस्मेटिक निडल उसके नीचे देंगे और क्लॉकवाइज उस निडल को मूव करेंगे, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्लॉकवाइज स्टिमुलेशन, जिसको ची हमने आपको सिखाया था, ची एक्यूपंक्चर। तो ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर करते हुए जब निडल अंदर की तरफ जाएगी तो वो थोड़ा सा क्लॉक जाएगा। हाफ सर्किल ड्रॉप करना है, फुल सर्किल नहीं करना है। हाफ सर्किल क्लॉक करेंगे और निडल को छोड़ देंगे। और इसी तरह यहाँ तीन चार लाइनें मिलेगी, तीन चार लाइनों पे आपको उसी ढंग से ब्यूटी एक्यूपंक्चर करना है। तो ये स्ट्रोक एंड पैरालिसिस के एक्यूपंक्चर से अलग किस्म का होगा। सुजोग निडल से यहाँ कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पर कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के निडल की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर 1.5 चून से काम करते तो 1.5 चून से कीजिए, हाफ चून से करते तो हाफ चून कीजिए, लेकिन पेड़ पे प्रैक्टिस करने के बाद और अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद। तो अब आपको समझ में आ गया तीन बातें, रिंकल्स के नीचे ची एक्टिवेशन निडलिंग टेक्निक से, एक्यूपंक्चर की निडल जो होगी कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी की स्पेशल निडलिंग निडल होगी, उसको एकदम रिंकल्स के लाइन में देना है ची एक्टिवेशन टेक्निक से। और जस्ट क्लॉक वाइज हाथ घुमाना है, 360 डिग्री नहीं घुमाना है, और घुमाकर बस उसको रख देना है। हर बार आपको जब स्टिमुलेट करेंगे, जब ची एक्टिवेशन करेंगे तो निडल वापस बाहर आएगा, फिर वो अंदर जाएगा, फिर हाफ मूव करेगा। ऐसा हमको 4 से 5 बार पेशेंट के वन ट्रीटमेंट के दौरान करना है। ये सीक्रेट है यहाँ पर। बरोबर, तो ये 3 पॉइंट का मकसद क्या है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर सुजोग निडल लगा हुआ है, यह निडल जस्ट आप एक्यूपंक्चर कर लीजिए, उसका इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये फ्राउन लाइंस के लिए, क्रॉफिट लाइंस के लिए काम करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसके लिए टेक्निक होना बड़ा जरूरी है, अच्छी निडल का होना जरूरी है। ठीक है, तो क्रॉफिट ट्रीटमेंट के लिए आप इस पे काम कर सकते हैं। तो अब और आगे बढ़ते हैं, फेशियल पैरालिसिस और फेशियल ब्यूटी में स्टोमक 4 की लोकेशन देख लेते हैं। और इस पर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला बताया था कि एक्स्ट्रा ट्राइएंगल से स्टोमक 4 और 6 को हम कैसे डायरेक्शन देंगे। तो सबसे पहले आंख की पुतली के नीचे जाएंगे, होठ के बाहर आएंगे, 0.4 चून एकदम सीधी रेखा में ये स्टोमक 4 होगा। इतना ही आसान है। तो आप पेशेंट के चेहरे के हिसाब से इसका उनका लोकेशन लेंगे, होठ के हिसाब से नहीं लेंगे, नहीं तो आपका ये पॉइंट लोकेशन गलत हो जाएगा। क्योंकि कोई पेशेंट सेमी मुस्कुराहट के साथ होता है, कुछ लोग उस समय थोड़े से सजग हो जाते हैं और होठ को टाइट कर लेते थे, लोकेशन आगे पीछे हो जाएगा। और मसल और नर्व के हिसाब से मैंने आपको बताया कि थोड़े 19-20 से ही आप दूसरे जोन में प्रवेश कर जाएंगे और आप रिजल्ट वाले जोन से निकल जाएंगे बाहर। इसलिए इसका एक्यूरेसी होना बड़ा जरूरी। तो स्टमक 4 की लोकेशन आपने जान ली। अब एक्स्ट्रा ट्राइएंगल से हमको स्टमक 4 की निडलिंग करनी है। तो एक्स्ट्रा ट्राइएंगल का फार्मूला यही है, एक्स्ट्रा ट्राइएंगल टूवर्ड्स स्टमक 4 की निडलिंग हम करेंगे बेल्स पल्सी में। अभी आ रहे हैं बेल्स पल्सी पे। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा ट्राइएंगल, और यहां से हम लोगों को लेना है स्टमक 4। तो स्टमक 4 का लोकेशन हो गया आपके होठ के बाहर और आंख की पुतली के ठीक नीचे। और नीडल की डायरेक्शन होगी ये वाली, यानी ऊपर से नीचे आपके लिप के बाहर। तो ये डायरेक्शन पे निडल आपको करना है। कल आपको मैंने सिखाया था दोनों डायरेक्शन का, आज सिखा रहा हूं सिंगल डायरेक्शन का। ज्यादा करके जब आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर आप बड़े निडल, 1.5 चून वाली निडल से काम कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तभी आप 1.5 चून पे जाइएगा, नहीं तो हाफ चून से ही जाइए। रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट थोड़ा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना रिजल्ट मिल जाएगा जितने रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा रिजल्ट आपको इतने में मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा ट्राइएंगल से स्टमक 6 याद रखिए। कुछ बातें 1 to 1 ही सीखी जा सकती है, प्रैक्टिकल चीज ऐसा होता है जो आमने सामने सीखा जा सकता है। तो प्रैक्टिकल के लिए कल 2 दिन का मौका है, तो वो 2 दिन में आप प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, उस पर हम करेक्ट कर लेंगे। तो स्टमक 6 की लोकेशंस वापस याद दिला देता हूँ, इन सब पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर निडलिंग होगा एक्स्ट्रा ट्राइएंगल से स्टमक 6 की तरफ। तो ये हो गई आपकी स्टमक 6। और इसकी लोकेशन कैसे लेना है क्या नहीं लेना है इसके बारे में हम दिल्ली बॉम्बे के क्लास के पहले वाले स्लाइड्स में बहुत डिटेल में बता चुके हैं।
तो वो सारे स्लाइड्स वापस देख लीजिएगा, तो उसमें सारे एक्यूरेट डायग्नोसिस आप पॉइंट लोकेशन का कर पाएंगे। तो ये दो पॉइंट हो गए एक्स्ट्रा थाई से स्टमक 6। बस नीडल का डायरेक्शन जो होगा अपर टू लोअर इस डायरेक्शन में होगा। ये होगा ही नंबर 2। ये तीनों मिलकर एक पावरफुल कंबाइनेशन आपका बन गया। किस किस काम के लिए, ये मैं थोड़ी देर पहले वाले स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। तो आपका डायरेक्शन एक्स्ट्रा थाई से स्टमक 6 की तरफ। तो अब हम लोग एक्स्ट्रा थाई टुवर्ड्स स्टमक 4 और स्टमक 6 एक ही तस्वीर में देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा थाई। यहां से हम जा रहे हैं स्टमक 4 की तरफ और इधर जा रहे हैं स्टमक 6 की तरफ। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा थाई। नीचे वाला पॉइंट हो गया आपका स्टमक 4 और साइड वाला पॉइंट चिप के ऊपर हो गया स्टमक 6। तो ये दो डायरेक्शन में आप निडल एक साथ भी लगा सकते हैं, सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं, डे 1 और डे 2 के हिसाब से भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट के क्या क्या रिकवरी हुई है और क्या क्या ट्रीटमेंट आपने किया है। लेकिन दोनों पॉइंट एक साथ लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर होता है पेशेंट के कंडीशन के अनुसार तय करें। आप जानते हैं बोलकर उसको तय ना करें। प्राय हम लोग क्या करते हैं, एक दिन डायरेक्शन हम स्टमक 4 की तरफ रखते हैं और एक दिन हम स्टमक 6 की तरफ रखते हैं। या फिर अगर आपको स्टिमुलेट करना होता है तो हम लोग इसको दो निडल ताइयांग पे लगाते हैं। एक का डायरेक्शन हम क्या करते हैं स्टमक 4 की तरफ लगा देते हैं और एक का स्टमक 6 की तरफ लगा देते हैं और दोनों को स्टिमुलेट पे करते हैं। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये एडवांस टेक्निक भी आप प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ सर। और मैनुअल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम पे फिर भी आपको दो निडल लगेंगे। तो एक्स्ट्रा टाइम स्टमक 4 स्टमक 6, तो इसको हम एक वापस से एक लेटे हुए पोजीशन पे अलग एंगल से देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, यहाँ से ये 6 हो गया। तो इस चेहरे पे आपको दोनों मालूम पड़ गया। ये ऊपर से नीचे की तरफ आपका डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, याद रखिएगा, यहाँ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। बाकी बॉडी की तरह ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि नर्व बहुत बारीक लाइन होती है नर्व की। और मसल्स जो होती है उसको अलग अलग प्रकार से एक्टिवेशन होते हैं, लेयर्स हैं काफी मसल्स की, कुछ अपर वाले, कुछ छोटे वाले, कुछ रूट वाले। इसलिए इसका ध्यान रखना। जितना अच्छा रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा आप कितनी अच्छे ढंग से इसको समझ के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर। तो एक्यूपंक्चर नीडलिंग की टेक्निक नंबर 3 को भी हम समझ देते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था। इसके साथ ही याद दिला देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ के जाए कि आपको एक ही पॉइंट से अलग अलग कंबाइनेशन कैसे बनाने हैं। इन सबके मकसद अलग अलग है। क्यों मकसद अलग अलग है ये हम आगे चल के बताएंगे कि कब हम स्टमक 4 लेंगे, कब स्टमक 6 लेंगे, कब GB14 लेंगे, लेकिन सबका कंबाइंड ताइयांग के साथ है। तो ताइयांग की ये टेक्निक जो मैंने आपको कल बताई थी वापस दिखा देता हूँ, ये टेक्निक नंबर 3 में आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ के लिए कर रहे हैं, तो उसी ढंग से ताइयांग का इस्तेमाल करेंगे आप। GB14 के साथ हम ताइयांग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल दिखाया था, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको एक साथ ताइयांग के बारे में जानकारी मिल जाए एक ही जगह। नीडलिंग मेथड सिंपल है, पॉइंट हम एक्यूरेट ले रहे हैं और दोनों नीडल को एक दूसरे की तरफ मूव कर दिए और हाथ से स्टिमुलेट होता है। जो थ्रू टू थ्रू टेक्निक की ये वाली टेक्निक है, ये मैनुअल में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। और अगर आपको इलेक्ट्रो स्टिमुलेट करना है तो उसके कंबाइनेशन में आगे चल के बताएं। नीडलिंग डायरेक्शन वापस लेटे हुए में मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अभी आपने तस्वीर देखी उसका नीचे वाला तायांग है और ऊपर वाला GB14 है। तो इन दोनों को आपको थ्रू टू थ्रू टेक्निक से काम करना है। यहाँ पर दोनों डायरेक्शन की बात हो रही है और पहले वाले एक्स्ट्रा ताइयांग में सिंगल डायरेक्शन की बात हो रही है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा ताइयांग से निडल स्टमक 4 की तरफ जा रही है, लेकिन स्टमक 4 से ताइयांग की तरफ नहीं आ रहा है। यहाँ निडल एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दोनों दो टेक्निक है, दोनों एक जैसी टेक्निक नहीं है। अब आते हैं इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो ये पॉइंट आप समझ चुके हैं, सेंजाओ 23, GB1 और तायांग और GB8। अब इस पॉइंट्स को हम थोड़ा सा
क्लिनिकल माहौल में कैसे काम करेंगे उस पर भी हम समझ जाते हैं और किस किस पॉइंट को क्यों लेंगे। तो पहले एकदम एक्यूरेट लोकेशन समझ लेते हैं। ये हो गया एक्स्ट्रा टाइम, यहाँ हो गया सेंजाओ 23, नीचे हो गया GB1 और कान के ऊपर हो गया GB8। अब इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़कर थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। एक्स्ट्रा टाइम पॉइंट आपकी एक्यूरेट नर्व के पास है। तो जब मैं पहले दिन वाले में आप डिटेल में देख लीजिएगा, उसमें मसल और नर्व की मैंने अलग स्लाइड डाली है, और यहाँ पर खाली इंडिकेटर के लिए मैंने एक रेखा डाल दी है। तो सेंजाओ 23, GB1, GB8। अब यहाँ पर हम कंबाइनेशन की और क्या रूपरेखा है, डायरेक्शन है, उसको थोड़ा सा और समझ जाते हैं। ये कल आपको मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा का यांग से यहाँ पर अब निडल जो दो नीचे की तरफ थी, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, GB8 की तरफ। यहाँ पर आप फेस लिफ्ट के लिए, कोई भी प्रकार के कान के इश्यूज के लिए, कोई भी प्रकार के माइग्रेन वाले के लिए, क्लस्टर हेडेक के लिए, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के बाद होने वाले हेडेक के लिए, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए, किसी भी प्रकार के पेशेंट को जब भी कोई भी पैरालिसिस वगैरह इवेंट को आता है तो बहुत प्रकार की चिंता करता है, तो वहां के लिए भी और फेस लिफ्ट के लिए भी हम इस डायरेक्शन का प्रयोग करेंगे। फिर आता है स्टोमक फोर, जो मैंने आपको बताया, इसी पॉइंट से हम स्टोमक फोर के डायरेक्शन में निडल करेंगे। तो यहाँ से तीन डायरेक्शन हमारी विभाजित हो जाती है और हो गया स्टोमक सिक्स। तो एक ही तस्वीर से अब आपको समझ में आ गया कि तीन, लेकिन याद रखिएगा एक्स्ट्रा टाइम की निडल थोड़ी सी आपको GB1 और सेंजाओ 23 को समझते हुए करना है, उनके दायरे में मत चले जाइएगा, वरना एक्स्ट्रा टाइम आपको रिजल्ट नहीं देगा, चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं करते। इसलिए एक्स्ट्रा टाइम का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर यह पॉइंट आजू बाजू होता तो आप पास में GB1 और सेंजाओ 23 बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर हम उसी के दायरे से ये रिजल्ट दे देते। GB1 का इफेक्ट बिल्कुल 360 डिग्री अलग होता है, सेंजाओ 23 का बिल्कुल रिजल्ट अलग होता है, और ताइयान का रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। तीनों पास पास में है, लेकिन तीनों के काम बिल्कुल अलग अलग है। एक डॉक्टर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है। तीनों की क्षमता अलग अलग है, तीनों एक ही घर में रहते हैं, तीनों पास पास रहते हैं, लेकिन तीनों का कोई भी करेक्टर आपस में मेल नहीं खाता है। यह है इसका सबसे बड़ा सीक्रेट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक्स्ट्रा ताइयां, सेंजाओ 23 और GB1, इन तीनों के पहले करेक्टर को भी हम समझ लेते हैं, और GB8 के साथ इसका क्या संबंध होता है इसको भी हम समझ लेंगे। तो क्या होगा कि आपको पुरानी बात भी याद आ जाएगी और नई इंप्लीमेंट बात भी आ जाएगी। वैसे इन सारे के अलग अलग जब मैं स्लाइड पे गया था तो ये सारी बात बता चुका हूँ, लेकिन उसका एडवांस रूप आगे बता देता हूँ। तो ये पॉइंट लोकेशन में बार बार याद दिलाता हूँ, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। एल शेप में ये पॉइंट थे, ऊपर 23, नीचे 1 और इधर टाइयांग। तो सिंधियो 23, GB1 और टाइयांग तीनों का लोकेशन बहुत बेहतर ढंग से लीजिएगा। और स्टमक हेड पे तो आपका बेस्ट पॉइंट है ही कान के ऊपर, सिंपल लोकेशन है, वो अकेला है, इसमें कोई ज्यादा वहां पर दिक्कत नहीं है। अब इस तस्वीर में आपको लग रहा होगा कि मैं सेंजियाओ पे दिखा रहा हूँ, ये सेंजियाओ नहीं, ये GB मेरिडियन है, कान आंख के पास से शुरू। अब आप ध्यान से देखेंगे पूरी तस्वीर को, तो एक लंबा दायरा ये कवर कर रहा है। तो आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है, ये जिस जिस रूट से गुजर रहा है उस रूट की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर आप इस रूट को देखेंगे तो ये सीधा सीधा नहीं है, ये बहुत जगह आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हुए ललाट तक गया, फिर ललाट से वापस आके फिर कान के पीछे गया, कान के पीछे भी दो बार, आपके साइड के हेड पे भी दो बार, फिर गर्दन के पीछे भी तीन बार। तो ये काफी बार गुजरा है और बहुत छोटे छोटे पॉइंट पास में है। तो इसका मतलब हर पॉइंट के अलग अलग काम है, तभी अलग अलग पॉइंट की आविष्कार हुई है। जो पुराने हमारे टीचर के कर्ता धर्ता थे, वैज्ञानिक थे, जो उनके मेडिकल एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने ये पॉइंट निकाला, और आज तक इन पॉइंट को हमने गलत नहीं ठहरा पाए हैं। जितने भी नए शोध हुए हैं, चाहे पेट स्कैन से हो चाहे MRI से हो, वहां पर हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ प्रकार के एनाटॉमिकल ये सारे लैंडमार्क है जो मॉडर्न साइंस के अनुसार भी है। इसीलिए मैंने आपको मसल्स और नर्व के अनुसार समझाया। तो सारे पॉइंट को हल्के मत लीजिएगा। तो यहाँ हमारे पास दो विशेष पॉइंट है
GB1 है, वैसे GB2 भी है, लेकिन GB2 का प्रयोग प्राय हम लोग फेशियल पैरालिसिस में करते नहीं है। ब्यूटी में भी थोड़ा सा कम ही करते हैं, क्योंकि उससे भी अच्छे पॉइंट हमारे पास हैं, लेकिन आप कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। और ऊपर GB14, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट। और कान के ऊपर GB8। तो आपको समझ में आया कि फेस पर यह एक ऐसा मेरिडियन है जिसके बहुत सारे पॉइंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। और कान के ऊपर 4 पॉइंट जो एक साथ है, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जीबी मेरिडियन को आपको ध्यान से देखना है। तो सिंजिया और जीबी का कंफ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट है, और दोनों के काम बिल्कुल अलग अलग है, एक जैसे काम नहीं हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो 4 पॉइंट एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। कान के ऊपर GB8 है। और यहाँ पर मैंने दूसरी तस्वीर में जो येलो मार्क किया है, यहाँ पर थ्रू टू थ्रू टेक्निक ऑफ निडल आप करेंगे, चारों पॉइंट एक साथ लेते हुए। किस पेशेंट में? उस पेशेंट पे जिस पर आप सारे प्रोटोकॉल आजमा लिए हैं, उसके बाद भी उसका या तो आईब्रो के इश्यूज है, या आंख बंद का इश्यूज है, या फोरहेड के रिंकल्स का इश्यूज है, वह बच गया है, जैसे 20% 30% बच गया हो, या उतने अच्छे सारे पॉइंट देने के बाद उतने फास्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक थ्रू टू थ्रू टेक्निक ऑफ निडल लगाते हैं। और चारों निडल के कंबाइनेशन को हम स्टोमक 4 के नए लोकेशन जो मैंने आपको बताया था उससे कंबाइन करके स्टिमुलेट करते हैं, तो रिजल्ट बहुत फास्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर सेंजाओ 17 का जो मैं आपको नया लोकेशन बताया उस पर, स्टोमक 4 का जो नया लोकेशन बताया उस पर, और यहाँ और जिनको नए लोकेशन नहीं पता है दिल्ली बॉम्बे की, उनके लिए SI18 और इसका प्रयोग कंबाइनेशन में आप करेंगे तो आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने दोनों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बता दिए, आप अपने ढंग से कर सकते हैं। तो फेशियल पैरालिसिस में अब थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा कि तीनों पॉइंट पास पास होने के बाद भी हम तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तीनों का प्रयोग ऐसे नहीं कि आंख के पास की बीमारी है तो आंख के पास की हम ले लिए, नहीं। तो GB1 को थोड़ा सा पहले लोकेशन आपको मैंने समझा दिया था, दोबारा समझा देता हूँ। ये आंख के जो बोनी पार्ट है, सब लोग अपना टच कर लो, बोनी पार्ट पे होता है, लेकिन लेना आपको मस्कुलर पार्ट पे होता है, ठीक है। तो बोन पे नहीं लेना है, मस्कुलर पार्ट पे लेना है। 0.5 चुन ये साइड में होगा आपको, आउटर कैंपस ऑफ द आई से। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1, जिसको हमें क्यों लेना है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। आउटर कैंपस ऑफ द आई, 5 अवे, लेकिन मस्कुलर पार्ट पे लेना है आपको, ठीक है। ये एक्यूरेट लोकेशन। इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी समझेंगे। यह ऑर्बिट जो है बॉन वाली, उसके बाहर दीजिएगा, उसके अंदर मत ले लीजिएगा, वरना आप आंख खो देंगे, ठीक है। तो बी केयरफुल, इसमें अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है। और नेडल का डायरेक्शन आपके कान की तरफ नेडल रहेगा, ठीक है। यानी आपका हाथ जो रहेगा वह सेफ मोड में रहेगा, इसलिए दोनों हाथ से आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, या अपना पोजिशनिंग। इसीलिए यहाँ पर निडल करते समय जिन लोगों के क्लिनिकल बेड दीवार पे लगे होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप मूव नहीं कर सकते। फिर उनको क्या होता है, पेशेंट को मूव करवाना होता है, आप एक काम कीजिए इधर सर करके लेटिए। तो वैसा मत कीजिएगा, तो क्लिनिक जल्दी खोलिएगा। ध्यान रखिएगा बेड अटैच नहीं होने चाहिए, सिंपल कायरोप्रैक्टिक बेड लीजिए, उस पर एक्यूपंक्चर क्लिनिक चलाइए, पेशेंट के मेरिडोलॉजी के मसाज के क्लिनिक चलाइए, पेडिक्योर के चलाइए, और हर प्रकार के एक्यूप्रेशर के चलाइए, लेकिन साधारण सा क्लिनिक खोलिए, और बहुत ज्यादा मॉडर्न हाईटेक इंटीरियर इसमें मत करवाइए, क्योंकि एक्यूपंक्चर क्लिनिक पे अलग ढंग से चलता है, वो फिजियोथेरेपी के क्लिनिक जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। इसमें बेड की चारों तरफ आपकी मूवमेंट तो होनी चाहिए, और दोनों हाथ से प्रैक्टिस करने की कला आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बहुत क्लोज जाके देखेंगे तो ये मस्कुलर पार्ट पे यहाँ पर ये पॉइंट होगा, ठीक है। मैंने क्लोज भी आपको दिखा दिया। अब GB1 के लोकेशन हम देख चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि GB1 को हम क्यों प्रयोग करते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका था, लेकिन आज तीनों का डिफ्रेंशिएट बता रहा हूँ, उसका भी आगे की चीज बता रहा हूँ। जब भी आप आपकी क्लोज नहीं हो बेल्स पल्सी में पूरी तरह, तो GB1 उसका प्रथम पॉइंट होगा, यह आंख को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो प्राय बेल्स पल्सी में ये एक गंभीर चुनौती होती है, आंख की हिफाजत करना, उसकी सेफ्टी करना, और आंख को जल्दी से जल्दी क्लोज करना, क्योंकि रात को सोते हुए समय भी उनकी आंखें खुली रहती है, इसलिए आंख डैमेज होने का खतरा बढ़ता है। इसलिए पेशेंट का सबसे पहले आंख पे
बचाना हमारा लक्ष्य होता है, और आंख बंद करना भी लक्ष्य होता है। इसलिए इस पर हम दो तीन प्रकार से टेस्ट करते हैं। हल्का आंख बंद करवा के टेस्ट करते हैं, कसकर आंख बंद करवा के टेस्ट करते हैं, आई ब्रो ऊंचा कर के टेस्ट करते हैं। तो वो सारे डायग्नोसिस भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो GB1 का प्रयोग हम करेंगे इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द आई को बंद करने के लिए। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के पेशेंट आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेंगे कि एक आंख तो पूरी तरह बंद हो जाएगी और दूसरी आंख खुली की खुली या आधी खुली या पूरी खुली रहेगी। इसलिए यहाँ पर चार अलग अलग पेशेंट की मैंने तस्वीर ली है। तो ऐसे केसेस जब भी आपके सामने आएंगे तो GB1 का प्रयोग आप करेंगे। ये सिंगल पॉइंट को भी ढंग से काम करने से काफी अच्छी बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। और दूसरे पॉइंट जो इसके साथ कंबाइनेशन के होते हैं उसको हम साथ लेकर करते हैं। तो GB1 का प्रयोग आंख बंद करवाने के लिए करेंगे। तो GB1 के डायरेक्शन की जो बात हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने वो डायरेक्शन ऑफ निडल दिखा दिया है। तो ध्यान से देख लीजिए आपका निडल का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए। ऑन्कल कैंथस ऑफ द आई का लेटरल साइड द ऑर्बिट पर इसको लेना है, और बोनी पार्ट के छोड़कर उसका निडल मस्कुलर पार्ट में जाएगा, ना कि आंख की तरफ। सेंजाओ 23 पर आते हैं, ये इसका पार्ट हम समझ गए। अब सेंजाओ 23 हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। सेंजाओ 23 का लोकेशन आईब्रो के बाहर है और आपकी GB1 के ऊपर है। एकदम पास पास में दोनों पॉइंट हो गए। यहाँ पर अब आपको लगेगा कि बंद आंख की बात हो रही है। यहाँ बंद आंख की बात नहीं हो रही, बंद आंख के लिए ले रहे हैं GB1। ये तस्वीर सेम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपको दोनों बातें एक साथ समझ में आ जाए और आपसे मिस्टेक नहीं हो। सेंजाओ 23 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो आईब्रो है, वो अगर हम ऊंचा करने के लिए बोलते हैं और ऊंचा नहीं होता है तो वहां पर सेंजाओ 23 पहला पॉइंट के रूप में आएगा। यानी डिफिकल्टी, वीकनेस इन रेजिंग द आईब्रोज। तो अब आपको समझ में आ गया, आंख बंद के लिए GB1, आईब्रो के लिए सेंजाओ 23। पास पास में होने के बाद भी आप देखिए दोनों की भूमिका अलग है। इसके निडल के डायरेक्शंस बहुत सारे हैं, ब्यूटी के लिए भी अलग है और के लिए भी अलग है। यहाँ पर सेंजर 23 के इस डायरेक्शन से आप दो काम कर पाएंगे। ब्यूटी के लिए जो भी फेसलिफ्ट के इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर आप इस निडल से कर पाएंगे। दूसरी बात आपने देखा होगा निडल बहुत गहरा नहीं किया है, हाथ चून के निडल का 0.3 चून से भी कम इस्तेमाल किया गया है। तो आप कम में भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। तो ये अपर डायरेक्शन में ये निडल करेंगे और यह इफेक्टेड पार्ट में होगा। प्लस बेल्स पल्सी के अलावा फेस लिफ्ट ब्यूटी के दोनों में यह काम आता है, लेकिन दोनों में इसका डायरेक्शन इसी प्रकार होगा जैसा इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। ये हो गया इसका एडवांस वर्जन। फेस लिफ्ट के लिए सिर्फ यहां नहीं, जो लाइन तक में इसका इफेक्ट देखा गया है, इसलिए आप लोग अगर इसको स्टिमुलेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कब जो भी प्रभावित हो रहा है। जो लाइन के लिए जाइगोमेटिक आर्च के नीचे के सारे पॉइंट आपके बड़े अच्छे काम करते हैं। निडल का डायरेक्शन इसके साथ कंबाइन करके हम एक्यू पल्सर या एक्यू स्टिमुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग ब्यूटी के क्षेत्र में होंगे या ऐसे पेशेंट को ब्यूटी का प्रोग्राम देंगे तो उनको कहेंगे हम फेस लिफ्ट का, क्योंकि सीधी सी बात है आप गिरे हुए पार्ट को ही तो ऊपर उठा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपको ब्यूटी का पार्ट भी यहाँ पर अदा करना पड़ेगा। तब जाके पेशेंट का चेहरा बिल्कुल सामान्य पहले जैसा होने के करीब हो जाएगा। कोई आदमी उसको पकड़ नहीं पाएगा कि पहले कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो यहाँ पर ये सेकोपंचर का प्रयोग आप बहुत अच्छा करके बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर फेस लिफ्ट के लिए इसका इस्तेमाल होगा। इसलिए जब भी आप पेशेंट से बात करते हैं तो हमेशा पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहिए। जैसे हम पॉइंट लगाते हैं, अरे देखिए मैडम आपको अभी ये चेहरे का जो दिक्कत है ये फेस लिफ्ट भी चाहिए, तो मैं आपको ब्यूटी का फेस लिफ्ट का भी प्रोग्राम दे रहा हूँ। अभी ये जो आईब्रो आपका नीचे है देखिएगा, ये आईब्रो भी ऊंचा हो जाएगा, तो आपको तो फायदा हो गया बेल पल्सी होने से। फायदा ये हो गया कि आप तो आए थे पैरालिसिस के लिए, देखिए आपका ब्यूटी का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, अब ये दोनों आईब्रो भी आपके लिफ्ट हो जाएंगे, आपके बुढ़ापे के लक्षण भी हट जाएंगे। और जब ये कंपेरेटिवली चीजों को देखेगा तब उसको समझ जाएगा। और किसी दिन आपसे सेंजर 23 छूट गया तो पेशेंट तुरंत बोलेगा कि सर आज आपने ये आंख के कोने में फेस लिफ्ट वाला पॉइंट नहीं लगाया।
मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब मैं कोई भी डिस्कस करता हूँ पेशेंट से, तो पेशेंट हर बात को याद रखता है, नेक्स्ट डे कहता है सर आज नहीं लगाया, तो हम कहते हैं आज उसका भाई आया जो उससे भी ज्यादा पावरफुल, आज आपको हम इसके लिए दे रहे हैं, फेस रिजुविनेशन के लिए दे रहे हैं। एक बार हमने उसका बटन स्टार्ट कर दिया, अभी इफेक्ट चालू हो गया, फिर हम उसको रिपीट करेंगे। ऐसे कर कर काम करना होता है। तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस जब आप लेते हैं ना, तब पेशेंट रिटेन भी करता है और दूसरों को बोलता भी है आने के लिए। तो फेशियल एक्यूपंक्चर और फेस लिफ्ट के लिए हम सेंजो 23 का इस्तेमाल करेंगे, जो लाइन तक के लिए याद रखिएगा। जो लाइन पे क्या होता है कि धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ हमारे जॉ लाइन के मसल्स भी नीचे गिरने लग जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो उसको लिफ्ट करना होता है। तो वहां की लिफ्टिंग के लिए भी इस पॉइंट का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रिजल्ट देता है। इसीलिए कौन सा पॉइंट लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमको किस पॉइंट को कब और किस मकसद के लिए लगाना है। इसलिए आप लोग क्या करिएगा, जो मैंने फेशियल नर्व के साथ टीसीएम के पॉइंट दिए हैं उनको वापस आप देख लीजिएगा, तो ये सारे पॉइंट के बारे में जो आज बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाएगा कि उसके सारे ब्रांचेज कहाँ से गुजरते हैं, और जो हम फेस लिफ्ट की बात करते हैं तो वो फेस लिफ्ट को क्यों प्रभावित करता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो लाइन की बात की थी, तो अब आपको इस तस्वीर से समझ में आ जाएगा कि वो पॉइंट जो लाइन को क्यों प्रभावित करता है। अगर आप इसके ब्रांच पे फेशियल नर्व को देखेंगे तो अब आपको समझ में आ गया। इसीलिए टीशियन जब ये कहता है कि सेंजाओ 23 से आपका जो लाइन का फेस लिफ्ट होता है, तो लोग उस समय यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने डिस्कवरी किया और कंपेयर किया तो लगा नहीं, वो लोग बात सच बोल रहे थे। अब पीसीएम के कोई भी पुरानी बुक उठा के देख लीजिए, उसमें ये बातें लिखी हुई है और मॉडर्न साइंस उसको स्वीकार कर रहा है, अब ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंजर 23। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टमक 4 और स्टमक 5 के बारे में। तो ये एक स्टमक को से के चैनल में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। ताइयांग हमने ऊपर की तरफ अलग अलग पॉइंट के कंबाइनेशन देख लिया, अब स्टमक 4 का भी रोल आ जाता है, इसके डायरेक्शन का भी। तो जो आपको पहले दिन फेशियल एक्सप्रेशन बताया था, और वहां पर जहां जहां मैंने स्टमक 4 लगाने के लिए बोला था, उसका ये एडवांस वर्जन हो गया कि वहां पर जब स्टमक 4 से आपको रिजल्ट कम मिले, तो नेक्स्ट लेवल फिर आपको यहाँ पर आना है। अगर वह काम आपके नाक के नीचे के इश्यूज हो, जैसे लिप वाले इशू, दोड़ी वाले इशू, दांत वाले इश्यूज वहां हो, तो स्टमक 4 के साथ स्टमक 5 के डायरेक्शन में निडलिंग होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ये स्टमक 4 और स्टमक 5 में की निडलिंग आपको नजर आ जाएगी। ये नीचे स्टमक 5, ये थ्रू द थ्रू करेंगे कौन से, नाक के नीचे, और जो लाइन के लिए जो भी इश्यूज जो स्टमक 4 से स्टमक 5 से बताए गए, वहां पर बाद वाले सेकंड लेवल में आप स्टमक 4 स्टमक 5 के निडलिंग करेंगे टूवर्ड्स 5 की तरफ। अब आते हैं नाक के पास वाले पॉइंट को, और जहां हमने छोड़ा था उससे हम और आगे बढ़ते हैं कि LI20 की निडलिंग तो हमने समझ ली थी। अब इस LI20 को और बेहतर हम समझते हैं कि इस पर काम करने के बाद पेशेंट जब एक समय ऐसा आता है कि उसके रिजल्ट रुक जाते हैं, तब हमें क्या क्या करना चाहिए। या पेशेंट बहुत देरी से आया है हमारे पास, और वो सारे विंड स्ट्रोक के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो टाइम निकल गया, तब फिर हमको आपको लेवल 2 यानी एडवांस एक्यूपंक्चर में प्रवेश करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें एडवांस की है, जो मैं अलग कोर्स में करने वाला था, लेकिन आपको इसी कोर्स में मैं करवा के दे रहा हूँ। तो LI20 का लोकेशन बड़ा आसान है, इसलिए मैं ये सब रिपीट नहीं करूंगा। और उसी के ठीक ऊपर आपका बाइटोंग है, आपकी निडल की डायरेक्शन। पहली तो हमने LI20 का आपको डायरेक्शन बताया था कि आपको जो ग्रॉब लाइन है उस पर करना है। अभी क्या करना है, LI20 से एक्स्ट्रा बाइटोंग की तरफ निडल करना है। ये थ्रू टू थ्रू टेक्निक का एडवांस लेवल में। अब अलग अलग डायरेक्शन की निडलिंग कहाँ से कहाँ होगी उसको समझते हैं। एक था LI20 से बाइटोंग जाएगा, लेकिन LI20 जो आएगा वो SI18 से आएगा। तो SI18 भी आपका आउटर कैंथस ऑफ द आई के ठीक नीचे और नाक के नथुने के क्रॉसिंग पॉइंट पे ये पॉइंट बड़े आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन LI20 से जाएगा बाइटोंग की तरफ, और LI20 पे आएगा SI18 की तरफ से। तो SI18
का लोकेशन हुआ ये, और LI-20 अभी अभी हमने देखा, और डायरेक्शन आ जाएगा आपका SI-18 से LI-20 की तरफ। ये थ्रू टू थ्रू के साथ भी हो सकता है और डायरेक्शन टुवर्ड्स भी हो सकते हैं अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो। अब इसको और बेहतर जान रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टमक 4 जो है वहां से हमने स्टमक 5 के डायरेक्शन में दिया। अब यहाँ काम बदल रहा है, हम अपलिफ्ट के काम में जब भी प्रयोग करेंगे स्टमक 4 को, पहले वाले जो स्टमक 4 का अभी तक मैंने प्रयोग बताया वो प्रयोग था जो बेल्स पल्सी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उस पर। अब हम आपको बता रहे हैं जो हम कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के रूप में और बेल्स पल्सी की रिकवरी के रूप में जो काम कर रहे हैं उसमें जहां भी अपलिफ्ट करने की काम आएगा वहां की टेक्निक बदल जाएगी। तो वहां पर हम स्टमक 4 से LI-20 की तरफ निडलिंग करेंगे। तो अभी ये रहा आपका स्टमक 4 और निडल रहेगा LI-20 की दिशा में। तो ये हो गया आपका एडवांस टेक्निक ऑफ निडलिंग। ये सारे के सारे दिमाग में रखिएगा, चाहे ब्यूटी हो चाहे बेल्स पल्सी हो, जहां पर भी अपलिफ्ट करना है तो यहाँ पर ये टेक्निक का इस्तेमाल होगा। अब और कंबाइनेशन पे चलते हैं, स्टमक 4 और LI-20 के दोनों के प्रयोग के बारे में। तो यहाँ पर स्टमक 4 का जो मैंने दिल्ली बॉम्बे में बताया था, 1 चून और हाफ चून का जो है, तो वहां पर जो बताया था वो लेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इसको सिंपल रूप से आप ले सकते हैं। डायरेक्शन आपको LI-20 की तरफ रखना है बस। तो न्यू वाला भी और ओल्ड वाला भी दोनों में आपको बता दिया। तो जो लोग नए हैं उनको टेंशन नहीं लेना है कि सर वो तो नहीं जाना, या तो आप उसकी वीडियो परचेज कर लीजिए या उस प्रोग्राम में होते, दो ही संभावना थी। और अगर वहां नहीं है तो भी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप यहाँ पर TCN के टेक्निक से भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास, अब ऊपर के पॉइंट स्टमक 7 और GB3, इन दोनों से हमको LI-20 की तरफ भी जाना है, जहां पर निडलिंग के डायरेक्शन दो होंगे। पहला होगा GB3 से LI-20। पहले हमने कहा से किया था SI-18 से LI-20, अब हम जा रहे हैं GB3 से LI-20। GB3 से LI-20 और स्टमक 7 से भी हम जाएंगे स्टमक 20। ये दोनों पॉइंट वापस बता देता हूँ, GB3 और स्टमक 7 ऊपर और नीचे होता है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में आपका पास चिक बोन होता है। तो ये दोनों बोन के ऊपर नीचे स्थित है, इसलिए आप इसको एकदम आराम से चेहरे पे हाथ लगा के ढूंढ सकते हैं, एक साथ दोनों पॉइंट आपके हाथ में होंगे क्योंकि बीच में बॉन है। तो यहाँ पर है GB3 और ये हो गया आपका LI-20। तो डायरेक्शन आपका जाएगा GB3 से LI-20 के तरफ। और दूसरा डायरेक्शन जो है सेम मैंने बताया था कि नीचे से हम अगर ऊपर जाएंगे तो हम SI स्टमक 7 की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे स्टमक 6 से। तो अभी ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिकल करने लग जाएंगे साइन एंड सिम्टम्स मिलने लग जाएंगे, और ये स्लाइड्स है जो लोग जूम ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो मैं दूंगा, बाकी लोग वीडियो देख के अपने नोट्स बना लेंगे। तो स्टमक 6 से स्टमक 7 की तरफ आपका डायरेक्शन ऑफ निडल रहेगा। ये सारे के सारे अब कहाँ इस्तेमाल करने हैं, जो मैंने पॉइंट कंबाइनेशन में और फेशियल डायग्नोसिस में जहां जहां आपको स्टमक 6 का और स्टमक 7 का प्रयोग बताया था उन सारे में होगा। उसके एडवांस रूप में समझिए 10-15 दिन रिजल्ट आपको मिल गया, अब उस रिजल्ट को और आगे बढ़ाना है, तब ये सारे तकनीक आपके इस्तेमाल होंगे। अब सवाल उठता है कि सर अगर हम ये शुरू में कर दें तो शुरू में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले आपको बेसिक रिजल्ट लेने पड़ते हैं। और याद रखिएगा जितने कम से आप एडवांस की तरफ जाएंगे रिजल्ट उतने अच्छे होंगे। इसलिए आपको स्टेप्स बताया मैंने कल 6, तो पहले 6 स्टेप्स करने के बाद ही ये सारे करने होंगे, ये पहले करने की चीज नहीं होती है। कोई आदमी को अगर डांटने से काम हो जाता है तो उसको गोली नहीं मारनी चाहिए, एक कहावत है। इसलिए अगर आप मिनिमम से रिजल्ट दे पाते हैं तो मैक्सिमम की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसका कारण बता देता हूं, अगर आपने मैक्सिमम से काम कर लिया और रिजल्ट नहीं मिला
तो जो मिनिमम वाले और जो स्टेप्स मैंने पहले बताए हैं उनसे रिजल्ट आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उनको पहले ही बाईपास कर दिया, मुंह फुला के बैठे रहेंगे कि भैया मेरे को पहले तो पूछा नहीं, अब तुमको रिजल्ट नहीं मिला है तो मेरे पास आए तो रिजल्ट नहीं देता है। तो इस चीज की सावधानी रखिएगा, ये एडवांस रूप है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझिएगा। तो जो स्टेप्स बताए हैं आपको पहले, वो सारी कीजिएगा। जब पेशेंट का रिजल्ट अटक जाए, रुक जाए, या आपको को लगे कि पेशेंट बहुत दिन बाद आया, अब इसको रिजल्ट को बढ़ाना है, रिजल्ट कहीं से बढ़ नहीं रहा है, तो ये जाके ये तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। ये पावरफुल तकनीक्स हैं, इसलिए इनका अगर फेल हो गया तो दूसरा पॉइंट फिर काम नहीं करेगा। ये दिमाग में रखिएगा। इसलिए एक साथ जो लोग सारे पॉइंट लगा देते हैं, उनके रिजल्ट जो मिलने होते हैं शुरू में मिल जाते हैं, उसके बाद पेशेंट का कंप्लेन होता है, सर आपके पास आए थे शुरू में तो रिजल्ट मिल गया, अब तो रिजल्ट ही नहीं मिलता, और पेशेंट दो दो तीन तीन महीना तक क्लिनिक में भटकते रहता है। कारण यही होता है कि आपने सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, अब उस अस्त्र शस्त्र को बॉडी समझ चुका है और उससे वो रिजल्ट देना बंद कर चुका है। तो इसलिए आपको फेज वाइज में ही बढ़ना है आगे। ये बातें हो सकता है मैं बाद में भूल जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो स्टमक 6 से ये डायरेक्शन जाएगा स्टमक 7 की तरफ। उसके बाद स्टमक 7 से वापस हमारी जो डायरेक्शन जाएगा वो LI20 की तरफ। तो वैसे ये स्लाइड मुझे पहले दिखाना चाहिए था, क्योंकि GB3 से मैं LI20 पे जा रहा हूँ और स्टमक 7 से भी LI20 पे जा रहा हूँ, तो LI20 का चैप्टर कंप्लीट। लेकिन स्टमक 7 से जब जा रहा हूँ तो वहां आ भी रहा हूँ, तो वहां पर मैं आऊंगा तो आपको स्टमक 6 के थ्रू ही आऊंगा। ये दिमाग में रखिएगा, जहां से आप जा रहे हैं वहां पर आप आ भी रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्टमक 7, जो GB3 के ठीक नीचे होता है। और LI20 हम बार बार देख ही चुके हैं, बस यहाँ से इसको कंबाइन करना है। अब स्टमक 5 से हम बढ़ेंगे, क्योंकि स्टमक 6 की तरफ हम आ गए तो हमें स्टमक 6 पे जाना भी पड़ेगा, तो हम स्टमक 5 से स्टमक 6 की तरफ जाएंगे। तो स्टमक 5 से स्टमक 6 की तरफ। तो स्टमक 5 हो गया आपका यहाँ, और स्टमक 6 हो गया थोड़ा सा ऊपर। इसको कंबाइन कर लें। तो एक्यूपेंट, जिन लोगों को मैंने सेंजाउ 17 बताया था, तो कल किसी ने फोन करके बोला कि सर कुछ अच्छे अच्छे एक्यूपंचिस्ट ये कह रहे हैं कि ये अपने आप पर डिस्कवर किया हुआ पॉइंट है, ऐसे सेंजाउ 17 थोड़े होता है, अगर वैसा होता तो किसी किताब में तो लिखा होगा। तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि ये ऑलरेडी टीसीएम का ही पार्ट है, जो एक्स्ट्रा क्वियान जेंग के नाम से है। इंडिया में इस पॉइंट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग नहीं जानते। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सेंजाओ 17 ही है, जिसको एक्स्ट्रा क्वियान जेंग बोलकर दिया गया है। क्यों? क्योंकि टीसीएम के बुक को जब लिखा गया तो हाथ के स्केच से किताबें बनाई गई थी, तो उस समय कान के पीछे दिखाने का और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो लोग 3D में कुछ चीज प्रिंट करते तो एक्स्ट्रा क्वियान जेंग को ही सेंजाओ 17 बोलते। तो आप ये काम कर सकते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको एक्स्ट्रा क्वियान जेंग बोलकर लिख सकते हैं। यह पॉइंट बिल्कुल वही है जो मैं आपको प्रैक्टिकल में सिखा चुका हूँ 17 के माध्यम से। और निडल स्टिमुलेट का ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट और रिजल्ट देने का वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। TMJ में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जॉ के इशू में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, कान के इशू में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, फेशियल पाल्सी में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन इसकी परफेक्ट प्रैक्टिकल और लैंडमार्क लोकेशन पे निडलिंग आनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है कि मेरी मजबूरी है, मैं ऑनलाइन नहीं सिखा सकता ये सारे क्लास में सीखने की चीजें, और ये मैं ऑलरेडी दिल्ली बॉम्बे में सिखा चुका हूँ, उसके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्यों जेंग जो है ये पॉइंट है जो आप आराम से ले सकते हैं, लोकेशन वगैरह बिल्कुल वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुजोग से आए हुए हैं, या चेहरे पे काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनका एक्यूपंक्चर का एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं है, तो मैं कुछ उनको एक वो चीज दे देता हूँ जिससे वह फेस पर एक्यूप्रेशर या एक्यूपेन का इस्तेमाल कर ले, और बाजू में वह निडल का इस्तेमाल कर ले। यहाँ पर निडल नहीं करके आप एक्यूप्रेशर करेंगे या एक्यूपेन करेंगे तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। एक पॉइंट है दवाई, एक है लिंगो। इसको 22.04 और 22.05 के नाम से बोला जाता है, लेकिन ये पॉइंट भी चोरी किया हुआ पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट किसी ने अपना नाम दे दिया, जबकि इसका नाम दवाई और लिंगो नहीं है, लेकिन प्रचलित हो गया, इसका मैं बता रहा हूँ। यह कोरियन एक्यूपंक्चर का
एशिबो एक्यूपंक्चर से ये लिया गया है। तो हर एक्यूपंक्चरिस्ट जब अपना कोई भी चीज बनाता है तो वो कहीं ना कहीं से कॉपी जरूर करता है। तो ये भी उसी की कॉपी है, लेकिन जो नाम चल रहा है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, उससे कोई एतराज नहीं है। ये सेकंड मेटाकार्पल बॉन्ड के पास ऊपर के और नीचे का पॉइंट है, इसमें लोकेशन इसकी परफेक्ट देख लीजिए कि इसका क्या करना है। इसके लेने के तरीके बहुत स्पेसिफिक है, इसके कैसे भी करके ये पॉइंट नहीं लिया जाता। तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। एक तो जब भी इस पॉइंट को लेंगे, आपको थोड़ा सा हैंड का मसाज करके मसल को रिलैक्स करेंगे। अगर टाइट मसल में ले लिया तो वहां पर स्पाज्म भी हो जाएगा और पेशेंट को 3-4 दिन का दर्द भी रह जाएगा। तो पहले हैंड का मैनुअल हल्का सा हाथ से पहले मसल्स को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद वहां पर थोड़ा सा मोक्सा करेंगे। उसके बाद गिलास पकड़ने वाला जैसे पोजीशन हाथ का बनाएंगे, जैसे आपने कोई भी पानी का गिलास जो पकड़ते हैं उस पोजीशन में आपका हाथ रहेगा। और वहां पर आप छाती के सामने पेशेंट के वो हाथ रखेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलर निडलिंग करेंगे और दोनों हाथ का इस्तेमाल होगा। एक हाथ से आप सेकंड मेटाकार्पल बॉन के पास के जो भी वेन्स वगैरह है उस पर ध्यान देंगे, दूसरा बॉन के ठीक पास में ये पॉइंट लगाया जाता है। तो मैं धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी तस्वीर से ये चीजें समझाने की चेष्टा करता हूँ। ठीक है, वैसे जो लोग क्लास किए थे उनको मैं ये परफेक्टली सिखा दूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पुराने लोग भी कुछ न कुछ प्रकार के मिस्टेक करते हैं। तो अब उनसे ये सवाल है कि जो लोग जानते हैं वो बताएं मुझे, क्या ये सही निडलिंग है? क्योंकि इसीलिए जैसे ही पिछले क्लास में भी किसी ने पूछा कि सर मैंने सही लगाया, ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा जब तक आप दिखाओगे नहीं मुझे क्या पता, हर आदमी की अपनी अपनी गलतियां हैं। तो यहाँ पर 4-5 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, सबकी अपनी अपनी गलतियां हैं। सब आदमी अपने ढंग से गलतियां करता है। ये गलती वो लोग करते हैं जो वन साइड बेड लगा के प्रैक्टिस करते हैं और वन हैंड प्रैक्टिस करते हैं। उनसे इस टाइप की गलतियां जबरदस्त होती है। ये नेडलिंग के रिजल्ट आपको बेल्स पल्सी में नहीं मिलेगा। पेन वाले कंडीशन में मिल जाएगा, लेकिन बेल्स पल्सी में यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब निडल का डायरेक्शन देखिए, सेकंड मेटाकार्पल को बॉन को पार होते हुए पाम की तरफ चला गया, तो इसकी लैंडिंग गलत है, इसलिए इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, इस निडल को देखिए, ये भी क्या है, हम और इंडेक्स फिंगर के बीच में चला गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के कोई इश्यूज में तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर इससे पूछोगे कि बेल्स पल्सी में रिजल्ट मिलेगा, तो हाँ मिल तो जाएगा, जो नाक के आसपास की इश्यूज होंगे उसमें मिल जाएगा। लेकिन पूरे चेहरे के बेल्स पल्सी में इसकी रिजल्ट देने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है वो चीज अब मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, निडल का डायरेक्शन बड़ा मायने रखता है, हाथ की पोजीशन मायने रखती है। तो दो बातें दिमाग में रखिएगा। दोनों को निडल जो हरे रंग के हैं उस तरफ, यानी सेकंड मेटाकार्पल बोन की तरफ ये निडल होना चाहिए, न कि येलो वाले रास्ते में, उस दिशा में। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे बोनी स्ट्रक्चर को, तो यह एकदम बॉन्ड से चिपके हुए होते हैं। अगर आप लिंगू दाबाई और शांगबाई अगर देखते हैं तो ये आपको ध्यान में आएगा कि शांगबाई जो है वो मिडिल में है, लेकिन लिंगू और दाबाई मिडिल में नहीं है। तो अगर आप इस मार्क को देखें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पूर्ण होता है, जो अंतिम हिस्सा होता है जहां पर बॉन्ड कर्व लेता है, वहां पर बहुत ताकत रहता है और वहीं पे एनर्जी और ची आपकी ब्लॉकेज होती है। तो उसी को रिलीज करना हमारा मकसद होता है। तो ये एकदम एंडिंग पॉइंट पे लिया जाता है, बॉन से सट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बॉन से सट कर है। अब आगे की तस्वीर देखिए, लेकिन एक पॉइंट और है, तो ये मैं जब पिक्चर में है तो डिस्कस कर ही लेता हूँ। शांगबाई, यह नेक पेन किसी को हो, सर्वाइकल हो, तो ये बहुत बार जादू जैसा काम करता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट से ये थोड़ा सा ऊपर होता है और थोड़ा सा मिडल होता है, लेकिन डायरेक्शन जो रखते हैं ना, वो हम सेकंड मेटाकार्पल बॉन्ड की तरफ ही रखते हैं। तो यह पॉइंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेक पेन के लिए। जो हम SI3 का प्रयोग करते हैं, वहां पर आप इस पॉइंट का भी प्रयोग करके SI3 की ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर निडल देखेंगे तो ये सेकंड मेटाकार्पल बॉन्ड की तरफ है, लेकिन यह यहाँ भी गलती हुई है, क्योंकि हर आदमी की गलतियां अलग होती है। इसके मैं प्रैक्टिकल करने के लिए सबको कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल करिए तभी मालूम। ये देखिए, ये डायरेक्शन उन्होंने सही लगा दिया, यहाँ डायरेक्शन सही लगा दिया, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा एक चीज, क्योंकि ये स्लाइड को वापस देता हूँ, अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि गलती कहाँ हुई। सेकंड मेटाकार्पल बॉन्ड आपका है यहाँ पर,
ये पोजीशन की लैंडिंग तो आपने सही कर दी, ऊपर के निडल से मत जाएगा, बहुत बार लैंडिंग होने के बाद और पेशेंट के हाथ खुलने के बाद ये हो जाता है, इसलिए ये गिलास पकड़ने वाली पोजीशन बिल्कुल करेक्ट कर लिया। निडल जो है डायरेक्शन सेकंड मेटाकार्पल बोन की तरफ होना है, वो भी आपने सही कर लिया। लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे इससे रिजल्ट मिलेगा, तो एक पॉइंट से तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, एक पॉइंट से मनमुआफिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि इसने Li4 का लोकेशन ले लिया है, इसका लोकेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये लैंडिंग वहां हो रहा है, लैंडिंग वहां नहीं हो रहा है, निडल की बाहर की पोजीशन मालूम पड़ रही है कि इसकी लैंडिंग यहीं पे हो रही है Li4 के पास, तो आपको सेकंड मेटाकार्पल बोन के पास आना है। और दूसरा बात, ये जो कर्व है यहाँ पर लैंडिंग होगा, तो ये निडल बहुत दूर है अपने सही जगह से, याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ कोण बनेगा, ये बोन ऐसे आकर फिर आपको ऐसे उभरेगा, और यहाँ का होता होगा, ये कोण जो होगा इस कोण पर ये पॉइंटर लगेगा, तो ये अपनी जगह से काफी दूर है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो हर आदमी की जो गलतियां हैं वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे रिजल्ट तय होता है। यह एक अन्य का है, इसने भी वही गलती की और इसकी गलती ज्यादा है, इसको कोई भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, दूसरे पेनफुल कंडीशन में इसको मदद मिल जाएगा। चेहरे के Li4 का जो रोल होता है जो डिस्टल पॉइंट के रूप में, वहां पर ये सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने का फायदा क्या, आप तो बुला रहे हैं राम जी को और आ रहे हैं हनुमान जी, तो ये खेल तो वैसा हो गया, तो आपका सेकंड मेटाकार्पल बॉन्ड तो यहाँ पर है। उसके बाद ये पॉइंट का लोकेशन, एक अपर मोस्ट और एक लोअर मोस्ट पॉइंट लगाना था, तो ये पॉइंट भी उसके पास नहीं, ये पॉइंट भी उसके पास नहीं, लेकिन ये Li4 परफेक्ट है, तो Li4 वाला काम ये कर जाएगा। लेकिन आपको दिमाग में ये बैठा के रखे हैं, क्योंकि Li4 के लिए तो आपको फेस के पॉइंट लेने होंगे, फेस के पॉइंट आप ले नहीं रहे हैं, सारे के सारे आप हाथ से ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिजिटल पॉइंट वाला इफेक्ट देगा, जो 10 से 20% होगा, बाकी इफेक्ट देगा नहीं। आपकी उम्मीद 100% की है, रिजल्ट आपके पास 20% है। तो दिक्कत यही होती है कि सब कुछ सही होते हुए भी गलतियां क्या होती है, ये मैं बताने का चेष्टा कर रहा हूँ। आज देखा जाए तो मैं आपको ये ये भी एक अलग कोर्स का पार्ट है, वो भी मैं इंक्लूड कर दिया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। ये निडल, निडल, यानी आपने आप से पूछेगा डायरेक्शन सही था, आपका डायरेक्शन सही था, क्या गिलास जैसा हाथ था, गिलास जैसा हाथ था, मॉक्सा किया जी, हाँ जी मॉक्सा किया, हाथ का मैनुअल मसाज किया, हाँ जी किया, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आपको मालूम नहीं कि गलती कहाँ हुई, वही गलती मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलतियां नहीं करनी है। अब आते हैं यहाँ पर इसका ताकत बढ़ाने वाला, ये एक्चुअली अलग प्रोग्राम का हिस्सा होने के बावजूद मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके क्लिनिक में हर तरह के पेशेंट आएंगे, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग करके इसकी ताकत, बेल पल्सी के पेशेंट जब तक नहीं आते तब तक कर लीजिए। जैसे ड्यू 20 है, वैसे ये 3 पॉइंट मिलके आपके बॉडी के 100 प्रकार के दर्द को दूर करने का काम करता है। अगर आपको बाकी एक्यूपंक्चर नहीं आता है, तो ये 3 पॉइंट जो है इसका सही ढंग का लोकेशन ले लीजिए, और मिडिल पॉइंट जो है पहले उसको ले लीजिएगा, और उसके बाद लिंगू और दवाई ले लीजिएगा। आपके 100 सिम्टम, अगर साइटिका पेन आया, पेशेंट बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, काफी दर्द है, तो ये 3 पॉइंट मिरेकल रिजल्ट देता है, लेकिन तीनों को एक एक करके लगाना है। और जिस तरीके से मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि पेशेंट की मूवमेंट कैसे रिस्टोर करनी है, वो सारे टेक्निक इसके साथ करवाने हैं आपको। खाली नीडल लगाएंगे तो साइटिका का पेशेंट नहीं खड़ा हो पाएगा। आपको वो सारी प्रक्रिया जो कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर और ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर का पार्ट है, वो करना है। वो हमारे कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर में हम आपको सिखा चुके हैं, और साइटिका के क्लास में भी हम आपको ऑनलाइन सिखा चुके हैं, तो ऑनलाइन के वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हम मूवमेंट करा रहे हैं, जिसमें हम रेन और DU 26, रेन 24 और प्लस LI11 लीवर 3 वो सब प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर यह पॉइंट उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले पॉइंट्स है, शोल्डर के पेन में, एल्बो में, नी में, स्पाइनल पेन में, यानी 100 प्रकार। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो ये 3 पॉइंट ले लीजिएगा, लेकिन 1 बाई 1 लेना है, इसका प्रोटोकॉल समझ लीजिए, 1 बाई 1 लेना है। जिस पार्ट में भी डिसीज है वहां पर पहले आपको थंडर मॉक्सिबेशन या प्रेस मॉक्सिबेशन करना है। पॉइंट काम नहीं करता है, पॉइंट से काम लिया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के जॉइंट और स्पाइनल में कोई इश्यूज हो, तो वहां पर क्या करना है, पहले मोक्सा नंबर 1, उसके बाद मैनुअल कायरो, उसके बाद वहां पर अगर कपिंग की जरूरत है तो कपिंग, मैनुअल की जरूरत है तो मैनुअल, कायरो की जरूरत है कायरो, वो करना। उसके बाद उसका स्ट्रेचिंग कराना, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगाना, तीनों नहीं, एक पॉइंट लगाना।
फिर जो मोशन स्टाइल में मैंने आपको बताया था कि दो व्यक्ति उसको पकड़कर मूवमेंट कराएगा, घोड़ा चाल करेगा, वो करना, तब तक आपको 50% रिजल्ट मिल जाएंगे। याद रखिएगा, जब वो जयश्री अपने पेशेंट को लेकर आई थी तो उस समय मैंने ये पूरा प्रोटोकॉल दोहराया था, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आप बहुत काम किया और पेशेंट को उसी समय 70% रिजल्ट मिल गया था। तो वो सारे प्रक्रिया आप कीजिएगा। फिर उसके 10 मिनट बाद पेशेंट को बैठाना है, उसके उस पर्टिकुलर अंग का एक्टिवेशन करना है। फिर दूसरा पॉइंट लगेगा, और इस पॉइंट को लगाने का तरीका है, पहला पॉइंट इसका हमेशा मिडिल वाला लगेगा। सारी किताबें आपको लिंगू और दाई बाई के इर्द गिर्द है, और आप अगर लिंगू पहले लगाते हैं, दवाई लगा के बीच वाले लगाते हैं, तो यहाँ पर वो प्रोटोकॉल का असर वैसा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैं सावधानियां बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ आपसे गलतियां होती है और कैसे कैसे क्लिनिकल काम करना है। तो सबसे पहले मिडिल पॉइंट, फिर जो मैंने प्रक्रिया बताया, उसके बाद फिर वापस मोक्ष, फिर मैनुअल, फिर स्ट्रेचिंग, फिर दूसरा पॉइंट। इसमें लिंगू और दवाई में आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में थर्ड पॉइंट, और उसके बाद 10 मिनट का रिलैक्सेशन। और इस दौरान पेशेंट ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट करेगा। तो मैंने साथ साथ में आपको एक पेन का भी बहुत बढ़िया नुस्खा बता दिया क्लिनिक के लिए। आपके सारे जितने भी बेस्ट एक्यूपंक्चर आपने किए, उसकी तुलना में एक बार ये करके देखेगा तो आप कहेंगे कि सर, बस ये एक स्लाइड में ही पैसा वसूल हो गया। इतना पावरफुल है। लेकिन इसको निकालते समय अगर गलती कर दी तो आपके सारे पानी, काम पे पानी फिर जाएगा। इसको पहले कॉटन से प्रेस करना है, उसके बाद होले होले से निडल को निकालना है, और वहां पर 10 सेकंड से ज्यादा का कॉटन प्रेशर रहेगा, फर्म प्रेशर रहेगा। प्रेशर कैसे देना है ये मैं क्लास में और ऑनलाइन में दोनों में सिखा चुका हूँ। इसी तरह आपको वन बाय वन निडल निकाल के उसके बाद एक बड़ा सा कॉटन लेंगे, तीनों पे रखेंगे और वहां प्रेस करके रखेंगे, और पेशेंट को कहेंगे कि बार बार मुट्ठी बंद करना खोलना नहीं करेगा, कोई भी प्रकार की गर्म सिकाई घर में नहीं करेगा। अगर बाई चांस वहां पर कुछ भी शॉर्टनेस या कुछ भी फील होता है तो जस्ट वहां पर एक बर्फ पर रगड़ देना है, और कोई दवाई की जरूरत नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देंगे। नहीं तो आपका निडल निकालने का तरीका गलत हुआ तो आप पेशेंट का यह हाथ फुला देंगे। ये 3 पॉइंट। अब आ गया यहाँ पर, क्या ये सही है? कोई भी प्रकार का लंबर, कोई भी प्रकार का साइटिका पेन, कोई भी प्रकार का कमर दर्द हो, इन पॉइंट का इस्तेमाल कीजिएगा। आपके कोई भी बेस्ट प्रोटोकॉल के बराबर रिजल्ट देने वाला पॉइंट है। यहाँ सब कुछ सही होते हुए भी निडल गलत हो गया क्योंकि हाथ की पोजीशन थोड़ी सही नहीं है, और निडल ने अपना जगह की लैंडिंग थोड़ी सी चेंज कर ली। बस थोड़ा सा काम करने का तरीका हल्का सा बदलते ही देखिए ये तीनों निडल कैसे सही हो जाए। बस आपको हाथ को खोलना है, गिलास पकड़ने वाला जैसा करना है, और जैसा मैंने कहा था आपको अपने छाती के सामने हाथ को करना है। तो क्या होता, आपसे वो गलती नहीं होती। अब क्या हुआ, सब कुछ सही किया इन्होंने, सिर्फ हाथ की पोजीशन वगैरह थोड़ा सा गड़बड़ करने से क्या हुआ, ये सेकंड मेटाकार्पल बॉन्ड पे निडल है, रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन और अच्छा होता, तब क्या हुआ, निडल लगाते समय सारे डायरेक्शन ऐसे आ गया। अगर हाथ आप अगर ऐसे रखकर ऊपर की तरफ रखकर अगर लगाते तो क्या होता है, ये निडल इधर नहीं जाके आपकी निडल की पोजीशन ऐसे होती, ऐसे होती, ऐसे होती, तो आपके रिजल्ट और बढ़ जाते। यहाँ पर भी रिजल्ट मिलेगा क्योंकि लैंडिंग सही है, इसमें रिजल्ट यहाँ भी मिलेगा, लेकिन और अच्छा कर लीजिए। आपको थोड़ा सा और बेहतर खोलेंगे। जैसे चाय का गिलास पकड़ते हैं, उंगलियां टेढ़ी रहेगी, ये वाला हिस्सा छाती के सामने ऊपर रहेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ निडल लगाएंगे, ना कि साइड से। ये ध्यान रखिएगा, ये सब गलतियां लोग को करते देखा है मैंने, इसीलिए उनको रिजल्ट कम मिलता है। जिस चीज की कैपेसिटी की 100% रिजल्ट देनी की, उससे 10% क्यों ले रहा? ठीक है। तो कमर दर्द के बाकी पेशेंट में कीजिएगा। ये एक पेशेंट का निडल का है। लगाने के बाद पेशेंट अगर हाथ खोलकर किसी तकिए पे रखना चाहे तो उसकी इजाजत होती है। और ये करने के बाद आप उनके फेस के जो भी मैंने 10 सिम्टम बताए हैं वो सारे कंपेयर करेंगे। पहले मिडिल वाला लगाएंगे और उसके बाद आप जो पसंद है वो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए इन तीनों में क्या है, अगर आप बेल्स पल्सी के लिए करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा पॉइंट पहले लगाना है। अगर आप बेल पल्सी के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले बीच का पॉइंट तो दोनों में कॉमन होगा।
अगर साइटिका, लंबर, कमर दर्द के पेशेंट है तो ये वाली निडल पहले लगेगी, जो नीचे वाली निडल है। और अगर आप फेशियल पैरालिसिस के लिए काम कर रहे हैं तो ये वाली निडल पहले लगेगी, बस। लेकिन अगर आप आगे पीछे भी लगा देते हैं तो बहुत 19-20 का फर्क आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। आगे पीछे भी हो जाएगा तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉक करना जरूरी होता है। तो बीच के पॉइंट से हमने लॉक किया है, इसलिए चेष्टा कीजिए कि फेस का हो तो अपर मोस्ट लीजिए, और कमर का हो तो लोअर मोस्ट लीजिए। ये एक अच्छा प्रोटोकॉल माना जाता है। तो अब आपका ये बीच का है क्वांझेंग पॉइंट, ये गाइडिंग पॉइंट के रूप में लेंगे, और बाकी दो पॉइंट लेंगे। तो अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं सोचता हूँ कि आपको बता देता हूँ। जैसे DU-26 के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसका एक अच्छा सा रोल है यहाँ पर। तो वो रोल थोड़ा सा मैं फास्ट गति से आपको बता देता हूँ। वैसे ये चीजें बताई हुई है, लेकिन रिजल्ट देने में इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग DU-26 के सारे वीडियो वगैरह वापस देख लीजिएगा। यहाँ पर निडल की गलतियां थोड़ी सी होती है। तो ये वाली निडल जो है, अगर आप बेल पल्सी की कॉस्मेटिक ब्यूटी के लिए ले रहे हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप दांतों के किसी इश्यूज के लिए ले रहे हैं, वेल एंड गुड है। लेकिन यह बेल पल्सी में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? इसका डायरेक्शन सही नहीं है। तो इसका डायरेक्शन सही करने के लिए ये चीजें मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, क्योंकि हर प्रकार के मसल को रिलैक्स करने का काम भी DU-26 करता है। इसीलिए जहां पे स्पाजोमेटिक कंडीशन हो वहां पर DU-26 का प्रयोग करेंगे। चूंकि मैंने साइटिका का बताया, तो वहां पर ये 3 पॉइंट लगाने के बाद अगर उसको रिजल्ट नहीं आता है, तो यहाँ पर DU-26 लगा के आप मसल रिलैक्स का काम कर सकते हैं। चाहे नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, कमर पेन हो, बेल्स पल्सी हो, ब्यूटी की चीजें हो, तो आप ये काम उस पर जरूर कीजिएगा। तो ड्यूटेंसिस की निडलिंग जो होगी, यहाँ पर एक्यूरेट निडलिंग करके हमने आपको दिखा दिया है। ये एक्यूरेट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये निडल का डायरेक्शन अपर है, तो वो जो पहले वाली निडल थी वो ऐसे लगी हुई थी, तो ऐसे नहीं लगाना है, निडल हल्का सा नाक की तरफ लगा। तो बस इतना सा ख्याल रखना है, इससे बेल पल्सी के रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। ये पॉइंट हो गए, ये अपर वन थर्ड है। यहाँ पर मैंने और क्लॉज दिखा दिया कि हल्का सा इसको अपर डायरेक्शन में लगाना है, परपेंडिकुलर नहीं लगाना, नीचे की तरफ नहीं लगाना। अगर वैसा लगाएंगे तो कॉस्मेटिक ब्यूटी का फायदा हो जाएगा, PCM की दूसरी चीजों का फायदा हो जाएगा, लेकिन बेल पल्सी के लिए ये एक अच्छा निडलिंग नहीं माना जाएगा। तो आपको कोई भी प्रकार का स्टिफनेस, पेन, स्पाइन स्प्रेन, स्ट्रेन, मसल स्पाज्म कुछ भी हो, तो जो हम लोग लीवर 3 का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये साथ साथ में मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, क्योंकि आपका एक चीज तो कंप्लीट हो जाए, तो हाथ के 3 पॉइंट के डबल बेनिफिट आपको मैंने दिखा दिया। तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है, REN24 का भी प्रोटोकॉल जो मैंने कल आपको 5 नंबर स्टेप पे बताया था, उसमें भी ये बात बताई थी। तो इसलिए दोनों के निडल से आपको अपर की तरफ होनी है। तो ये मैं थोड़ा पास दिखा देता हूँ, ये लोकेशन हो गया। निडलिंग की टेक्निक बता देता हूँ। ये 2 पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि जब भी पेशेंट शुरुआती दौर में आया आपके पास, मतलब अभी समझ लीजिए 1 सप्ताह पहले हुआ है या 15 दिन पहले हुआ है, इसका मतलब विंड अटैक है, और विंड के सिम्टम्स बॉडी में मौजूद है। तो विंड को बाहर निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट का प्रयोग करना है, DU-26 और REN24। बाकी पॉइंट फिर बाद में आएंगे, या बाकी पॉइंट साथ में लगा सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपको शुरुआती दौर में लगाने लगाने हैं। और अगर उसको फीवर आया हो, या उसको मतलब अचानक ही समझ लीजिए कुछ पैरामीटर के परिवर्तन हुए हों, जैसे बुखार के साथ सर्दी हो गई हो, या खांसी हो गई हो, या अचानक ही ऑनसेट हो गया हो, पता ही नहीं पड़ा कि कब हो गया, तो उस टाइप में विंड को एक्सपेल करने के लिए हम LI-11 को भी डोर के रूप में खोलते हैं। तो DU-26, REN24 और LI-11 3 पॉइंट को लगाकर बाकी पॉइंट आप लगाएगा। और स्टेप उसमें एडवांस एक्यूपंक्चर मत करिएगा, उसमें स्टेप 1 2 3 4 5 6 जो बताया उसी ढंग के एक्यूपंक्चर करिएगा। तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। ये 2 पॉइंट होते हैं जब पेशेंट शुरुआती दौर में आते हैं, विंड स्ट्रोक के आते हैं, तो ये कामयाब होता है। तो REN24 जो हो गया, दोनों पॉइंट डिस्पल्स विंड होता है। और जितने भी प्रकार के फेस पे स्वेलिंग आता है उस दौरान, या कोई भी चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आंख के ड्रॉपिंग आई हो जाता है, ड्रॉपिंग कॉर्नर ऑफ द माउथ हो जाता है,
नासोलेबल फोल्ड जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो वहां पर DU 26 और REN 24 फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है विंड को डिस्पेल करने के लिए। तो ये प्रोटोकॉल दिमाग में रखिएगा कि ये दोनों का प्रयोग अगर 3 महीने बाद पेशेंट आया है तो आपका को फायदा नहीं देगा। शुरुआती दौर में आया तो दोनों जबरदस्त फायदा देगा। चोर चोरी करके भाग गया तो क्या मतलब है? अगर चोर चोरी कर रहा है, घर के अंदर है, तब तो दरवाजा बंद करने का फायदा है कि चोर को पकड़ सकते हैं। तो फेशियल पैल्सी में और फेशियल ब्यूटी में इन दोनों का प्रयोग है। मैं थोड़ा क्लोज दिखा देता हूँ। निडल का डायरेक्शन थोड़ा सा अपवर्ड रखिएगा, तो आप चारों निडल देखिए जो हमने लगाए हैं वो थोड़े से अपवर्ड है। यही साफ बारीक सिगरेट्स हैं, अच्छे रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं अलग अलग तस्वीर से आपको वही चीज दिखा देता हूँ, सेम चीज है। अपवर्ड रखिएगा, और चाहे आप फेस ब्यूटी पे काम कीजिए या उस पर करिए, बेल्स पल्स पे करिए, आपकी निडलिंग अपवर्ड रखिए, इससे आपको सारे फायदे हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ मैंने क्या बता दिया आपको? इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि लंबर पेन में, स्ट्रेन में, मसल स्पाज्म में, मूड डिसऑर्डर में, विंड वाले अटैक के जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उसमें, चेहरे के कोई भी चीज जो लटक जाती है, जैसे होठ नीचे लटक गया, आईब्रो नीचे लटक गया, उन सब में यह शुरुआती दौर में आए हुए पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बस। तो आपको नए पेशेंट और पुराने पेशेंट के प्रोटोकॉल में क्या तब्दीली करनी है वह बताने के लिए ये मैं अलग अलग तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर निडल का मिस्टेक हुआ। इसीलिए आप अगर इस निडल लगाने से पूछेंगे तो बोलेंगे मैंने सब निडल बहुत अच्छा किया है, आपने जो बताया था वैसा ही लोकेशन लिया, लेकिन ये रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन नीचे हो गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये निडल काफी अंदर तक घुसा दिया गया है। तो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में तो हो सकता है कि कुछ फायदा दे दे, लेकिन आप अगर बेल पल्सी में बोलेंगे तो ये निडल बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि ये निडल जब निकालोगे तो काफी पेन करेगा और पेशेंट को 2-3 दिन तक दर्द रहेगा। और यहाँ अगर घटिया निडल हो गई तो यहाँ दाग 100% होगा, और वो दाग 3 महीने तक नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, काम नजाकत नफासत से और बहुत अच्छे तरीके से करिए। तो निडल जैसे बताए उस ढंग से कीजिए। मैं वापस दिखा देता हूँ कि आपकी निडलिंग कैसे होनी चाहिए। तो दोनों DU 26 और REN 24 में डायरेक्शन अपर रखिएगा, लोअर मत रखिएगा, चाहे ब्यूटी का काम कर रहे हैं चाहे बाकी काम कर रहे हैं। एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ, स्ट्रोक एंड पैरालिसिस में व्यापक रूप में अगर समझ लीजिए फेशियल पैरालिसिस नहीं, बॉडी पैरालिसिस में कोई आ गया हो, या किसी का मतलब स्टिफनेस हुआ हो गया तो बैठा फिर खड़ा ही नहीं हो पा रहा हो, या चेहरे का लकवा इस टाइप का आ गया कि पूरा चेहरे पर ही मसल स्पाज्म हो गया हो, तो DU 60 बहुत अच्छा काम करता है। DU 16 के लोकेशन वगैरह हो गया। सिंपल और सेफ निडलिंग के लिए परपेंडिकुलर और 0.3 से 0.5 चुंच से ज्यादा मत जाइएगा। और यहाँ पर स्टिमुलेशन भी तब तक मत कीजिएगा जब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी ना हो, वरना हम लोग स्टिमुलेट करते हैं यहाँ पर। तो DU 26 इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है, लेकिन आप पहले से अगर काम कर रहे हैं तब कीजिएगा, नहीं तो आप जस्ट वो निडल को रख भी देंगे तो भी काम आपका हो जाएगा। ये साइटिका में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मसल स्पाज्म में, बेल पल्सी में भी करते हैं, मसल स्पाज्म में, किसी भी प्रकार के शारीरिक स्ट्रोक और पैरालिसिस पे भी, चाहे वो हाथ का हो पैर का हो, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मसल के टर्न अप करने में ये लीवर 3 का भी फादर है, यानी उसका भी बाप है। तो हम लोग प्राय लीवर 3 के पीछे पड़े रहते हैं, उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको DU 16 में मिल जाएगा। एक्यूप्रेशर भी आप यहाँ पर हाथ से करिएगा, अच्छा रहेगा, जिमी का प्रयोग मत कीजिएगा। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर यहाँ पे किया जा सकता है, इसमें एक्यूपल्सर का इस्तेमाल आप लो फ्रिक्वेंसी में कर सकते हैं। और अगर आप को पॉइंट ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप हेयर लाइन जो होता है, हेयर पॉइंटर उठाइए, एक हेयर लाइन मिल जाएगा, उससे वन हम ऊपर चले जाएगा, वहां पे ले लीजिएगा, आपसे मिस्टेक्स नहीं होगा। बस निडल का डायरेक्शन अपर की तरफ नहीं रखकर, लोअर की तरफ नहीं रखते, जस्ट परपेंडिकुलर रख लीजिए, और हाफ चून से ज्यादा मत जाइए। और सेफ साइड होता है और लोअर डायरेक्शन की निडलिंग रखते हैं, लेकिन अपर लोअर के चक्कर में मन नहीं पड़ के सिंपल सा निडलिंग कीजिए और सिंपल सा एक्सरसाइज कीजिए। सिंपल सा उस पे आप मसाज भी, थम के मसाज भी दे सकते हैं, तो अभी बॉडी रिलैक्स हो जाता है। जो पार्ट में स्टिफनेस होता है उसकी मूवमेंट जरूरी है, और यहाँ का एक्यूप्रेशर, बस ये दो चीज का दिमाग में रखें। अब आते हैं, इसी के पास GB 20 होता है, तो जब आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो GB 20 का भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके कामनेस को प्रभावित करता है।
तो पेशेंट प्राय क्या होता है, थोड़ा सा साइकोसोमेटिक में तो आता ही है। तो आपके डेड जो दोनों तरफ 16 के पास जो पॉइंट होता है, तो इसको भी आप मैनुअल एक्यूप्रेशर से दीजिएगा तो पेशेंट काफी रिलैक्स करता है और उसको अच्छा लगता है, वो आपके क्लिनिक में आना चाहेगा फिर। तो इसमें ड्यू GB20 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका पड़ोसी है, तो इसलिए हमेशा अच्छे पड़ोसी को लेना चाहिए। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर हम लोग करते हैं, लेकिन हाथ के मसाज से भी, एक्यूप्रेशर से भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। आप लेटा के भी दे सकते हैं, बैठा के भी दे सकते हैं। आपका सही जगह पे हाथ जाना चाहिए। अगर आप निडल कर रहे हैं तो आपका डायरेक्शन अपोजिट आई या नोज के टिप की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे प्रोटोकॉल जो हम लोग अपर एंड लोअर बनाते हैं, तो डिस्टल पॉइंट में प्राय हम लोग क्या करते हैं, इसी पॉइंट का विकल्प के तौर पे हम लिवर फ्री लेते हैं और हाथ में एलाई फोल्ड लेते हैं, और चेहरे पे जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, और बैक में हम GB20 लेते हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल के रूप में भी हम लोग इसको ले सकते हैं शुरुआती दौर में। फिर आपको स्पेसिफिक काम तो करना ही पड़ेगा, शुरुआती दौर में आप इसको ले सकते हैं GB20 के साथ। इसी तरह अगर आप स्काल्प के पॉइंट वगैरह के साथ ले रहे हैं तो DU20 हमारा कॉमन होता है, तो ड्यू चैनल के ही हम ज्यादा पॉइंट लेते हैं। अगर DU20 ले तो ड्यू के ही लीजिए, क्योंकि ड्यू में बहुत ताकत है। तो DU20 के साथ DU24 हो गया, और एक्स्ट्रा वन नीचे की तरफ हो गया, और REN24 आपके अभी थोड़ी देर पहले बताया तो वहां हो गया। तो एक 4 पॉइंट का भी प्रोटोकॉल एक अच्छा प्रोटोकॉल में आता है, जिस पर बच्चों के जो भी हम लोग काम करते हैं उस पर अच्छी रिकवरी होती है बच्चों में। और आप बुजुर्गों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यंग में भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल मैंने बता दिया कि आप के पास विकल्प होने चाहिए, तो ये अलग प्रोटोकॉल के रूप में आप इसको रख सकते हैं। बताई हुई चीज को मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि आपको प्रोटोकॉल करना है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में DU20, DU24, REN24, एक्स्ट्रा वन, ये सारे के सारे हम लोग प्रैक्टिकल क्लास जो कायरो एक्यूपंक्चर का और ची एक्यूपंक्चर का था उसमें हम आपको दिखा चुके हैं। आप लोग भी करिए, क्योंकि ये सारे के सारे लोकेशन में बड़े इजी है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल आप करके फिर दूसरे पॉइंट के प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो इन सारे पॉइंट से अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक्स्ट्रा वन पे बहुत डीप नीडलिंग मत कीजिएगा, और प्रोटॉन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो सीवियर बेल पल्सी के बारे में अगर थोड़ा सा अगर फेस के बारे में पॉइंट जानेंगे कि कौन कौन सा होता है, तो बस दोहरा देता हूँ। SINT, LI20, स्टोमक 4, स्टोमक 3, स्टोमक 7, LI4, ये सारे हमारे फेस के मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं। और आगे जो उसके दूसरे पॉइंट होते हैं, जो स्टोमक 7, स्टोमक 4 का हमने आपको कंबाइनेशन बताया। अगर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं तो स्टोमक 4 से लेके स्टोमक 7 तक के कंबाइनेशन आप कर सकते हैं। और ज्यादा करके हम लोग वाइस वर्सा जो करते हैं, 2 पॉइंट जो साइड में दिया हुआ है, स्टोमक 7 और स्टोमक 4 के कंबाइनेशन इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो बाकी अगर आप ना भी करें तो इन दो का कंबाइनेशन एक प्रोटोकॉल के रूप में हो जाता है। वैसे हम 4 से 6 पॉइंट ही स्टिमुलेट करते हैं वन से टाइम, सारे के सारे को एक साथ नहीं करते, या हम 10-10 मिनट में बदल बदल के करते हैं। तो कंबाइनेशन जो बनाएंगे तो स्टोमक 7 को स्टोमक 4 के साथ रखिए, तो रिजल्ट आपके अच्छे हो जाते हैं। बेल पल्सी चेहरे का ही होता है, इसमें इसी का होता है। और स्टोमक 4 से स्टोमक 6 के बारे में जो प्रोटोकॉल आपको बताया था, स्टेप 3, वो ऑलरेडी उस प्रोटोकॉल के बाद ये प्रोटोकॉल आप ले सकते हैं। आई के अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो उसमें हम UV2 हो गया, GB1 हो गया, GB14 हो गया, तो ये इन सब का इस्तेमाल करते हैं। GB1 पे हम इलेक्ट्रिक स्टिमुलेट नहीं करते, UV2 पे जरूरत पड़ते तो करते हैं, लेकिन GB14 पे स्टिमुलेशन होता है। तो इसके साथ आप तो जिस प्रकार का, अगर GB8 की जरूरत है तो GB8 ले लीजिए, स्टोमक 4 की जरूरत है तो स्टोमक 4 ले लीजिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आप आंख के लिए GB14 एक कॉमन पॉइंट रख के बाकी कर सकते हैं, और निडल के रूप में UV2 और GB1 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, ची गाइडेड एक्यूपंक्चर सारे प्रोसेस के दौरान बड़ा जरूरी है, तो ची गाइडेड एक्यूपंक्चर को मत भूलिएगा। दूसरी बात है कि दो बातें आपको याद रखनी है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो ची डिफिशियंसी और ची स्टेग्नेशन का है। तो जहां पर भी डिफिशियंट हो और स्टेग्नेशन हो, मोक्सा बहुत अच्छा काम करता है। तो मोक्सा में कैंडल मोक्सा, ट्रेस मोक्सा, थंडर मोक्सा सेफ्टी के साथ जो लोग मोक्सा के क्लास कर चुके हैं वो लोग करेंगे। बाकी किसी भी प्रकार का मोक्सा चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आप कुछ नहीं कुछ प्रकार का डैमेज कर देंगे।
तो ये दिमाग में आपको रखकर काम कर सकते हैं। उससे रिजल्ट आपके बढ़ जाते हैं, मॉक्सिबोसन से रिजल्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि चीज स्टेग्नेशन को मूव करने का काम मॉक्सा सबसे बेहतर करता है। और जो लोग मॉक्सा नहीं करते वो लोग इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर या इलेक्ट्रो पल्सर या ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर, जो जो लोगों ने जो जो चीज मेरे से सीखा उस चीज का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। सबके रिजल्ट 19-20 के हैं, इसके बाद ज्यादा वैलिडिटी फैक्टर नहीं है। आप कितना अच्छा काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रो कीजिए या मैनुअल कीजिए, लेकिन उसको थोड़ा सा पेशेंट पे करने के पहले कुछ घर में प्रैक्टिकल कर लीजिए, उसके बाद ही कीजिए। या दिल्ली और बम्बे के जो भी रिकॉर्डिंग्स है उसको देखकर उसके बाद फिर पेशेंट पे हाथ लगाइए, तो उससे क्या होगा, आप मिस्टेक से कम करेंगे। तो मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। हमारे इस प्रोग्राम का मैं पटाक्षेप करता हूँ, और इसके बाद आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उस पर हम बात करेंगे। लाइफ विद खंडेलवाल यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उस पर जाकर आप बहुत सारे फ्री के प्रोग्राम भी उस पर देख सकते हैं। और रेगुलर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए जो 7002506486 है वो, और 9435021306 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे दो फोन नंबर आपको सेव अपने मोबाइल में कर लीजिए। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो 9435021306 पे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में शामिल कर देंगे। और कोई भी क्लास की जानकारी अगर चाहिए तो वो वहाँ पे हम आपको देते रहेंगे। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ एक ब्रेक, अगर कोई क्वेश्चन न हो तो उसको अब हम लोग लेंगे। तो अब आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लीजिए। और मैंने थोड़ा सा दायरा आज वाले में थोड़ा बढ़ा के आपको दे दिया है। इसलिए दे दिया है क्योंकि हो सकता है बेल पल्सी का पेशेंट नहीं आए, लेकिन ये सारे पॉइंट का आप पेन मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने एसीगो और अपने तुंग के जो बेस्ट कम्बाइनेशन के पॉइंट्स है वो भी बता दिया। 3 पॉइंट का फार्मूला, उसको भी इस्तेमाल कीजिएगा। बेल पल्सी में तो इस्तेमाल होगा होगा, आपके पेन मैनेजमेंट में भी काम आ जाएगा। तो इसलिए लंबर पेन हो गया, साइटिका हो गया, बैक पेन हो गया, स्पाज्म हो गया, उनमें इन सब पॉइंट का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा। बहुत सारे थ्योरी जो होता है अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। जैसे बचपन से लेकर हम लोग ये पढ़ते हैं, बड़ों का सम्मान करो, ये करो, लेकिन हम रटते थोड़े रहते हैं, वो अपने आप आता है। वैसे ही एक्यूपंक्चर एक ऐसी कला है, किस पॉइंट को कब लगाना है ये पेशेंट को देखते ही अपने आप दिमाग में आना चाहिए। तो वो अपने आप दिमाग में आने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल करना होगा, और साइंस बिहाइंड द पॉइंट्स समझना होगा। इसलिए फार्मूला नंबर 1 मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 पॉइंट काफी होते हैं, 4 पॉइंट जबरदस्त हाईएस्ट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंस आपका कम है तो 8 पॉइंट तक चले जाइए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 2 पॉइंट लगाता हूँ, 8 ट्रीटमेंट करता हूँ महीने में, और उसके बाद भी रिजल्ट देता हूँ। तो आप भी दे सकते हैं, क्योंकि काम मैं नहीं करता, काम एक्यूपंक्चर का पॉइंट करता है जिससे काम लेना होता है। इसलिए सवाल आज के बाद बंद, कौन सा पॉइंट लगाएं। इसलिए किताब पढ़ना बंद कीजिए कि इस प्रॉब्लम की ये पॉइंट होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का कोई पॉइंट नहीं होता है। हर आदमी अलग है, हर बीमारी अलग है, हर पॉइंट से काम लेना होता है। तो आपको दिमाग में रखना है, पॉइंट से काम लेना है। पॉइंट काम खुद नहीं करता है, पॉइंट के पास दिमाग नहीं है। पॉइंट बॉडी को नहीं मालूम आपने कांटा चुभाया है या सुई चुभाया है, उसको बताना पड़ेगा ये एक सुई है, किस मकसद से आया है। क्योंकि सीधी सी बात है, हर पॉइंट 100 काम करता है, तो वो जाने के साथ साथ 100 काम नहीं करेगा। उससे वो जो काम लेना है वो उसको बताना पड़ेगा, बराबर। दूसरी बात, कम पॉइंट से काम चालू कीजिए। और आपको आज मैंने एडवांस सिखाया है, ये एडवांस शुरू में मत करिएगा, ये पेशेंट पे फेज बाइज फेज करिएगा। तो सबसे पहले ही मैंने बताया उलझन से डायग्नोसिस परफेक्ट कर लीजिए, इसके फिजिकल टेस्ट भी आपको बता दिया। फिर कौन सी इश्यूज है उसके पॉइंट भी साथ साथ में बता दिए, वो ले लीजिए। उसके बाद स्टेप्स 6 कल वाले में बता दिया, वो ले लीजिए। उसके बाद जब रिजल्ट में कुछ कमी आती है तो मैंने आपको एडवांस सिखा के छोड़ दिया। वैसे ये दूसरे कोर्स में होने वाला था, लेकिन सब हमारे पुराने लोग ही हैं, तो मेरी तरफ से उनको दीपावली की एक तरह से ये भी गिफ्ट है। तो आप इसको गिफ्ट के रूप में लीजिए। और अब आपको फेशियल पल्सी पे, जहां तक टीसीएन की बात है, दुनिया में जितने भी बेस्ट काम हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर इससे भी अच्छा दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरी जानकारी जहां तक है। ठीक है। और मेरे क्लिनिक में 30 साल का जो अनुभव है,
सैकड़ों केसेस सॉल्व करने के बाद में ये पॉइंट था, और ये तरीके बता रहा हूँ। और ये किसी किताब में आपको डायरेक्शन ऑफ नीडलिंग नहीं मिलेगा, काम करने का तरीका नहीं मिलेगा, इस टाइप के कंबाइनेशन नहीं मिलेगा। ये अनुभव से आता है और आधी दुनिया घूमने से आता है, वो मैंने आपको दिया, इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी, जिनके वीडियो खुले हैं और प्रोग्राम में वो मौजूद है, उनको दे दूंगा, ताकि आप उसका फायदा लीजिए और अच्छा काम कीजिए। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। अभी थोड़ा ठहरिएगा, अभी एक महत्वपूर्ण चर्चा और करेंगे।